बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम सिटी एट 10 में हूँ आपकी मेज़बान अना यूसुफ। उम्मीद है आप ठीक ठाक होंगे और अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। शहर में डेंगू का ख़तरा बदस्तूर जो है हम देख रहे हैं बढ़ता चला जा रहा है, सो उसके लिए एहतियात कीजिए। अपने इर्द गिर्द जो है वो घरों में ख़ास तौर पर साफ पानी जमा ना होने दें। जो बच्चे स्कूल जा रहे हैं उनके लिए भी जो पेरेंट्स हैं उनको स्पेशली ख्याल रखना है। और स्कूल्स वगैरह में भी मेरे ख्याल से एक कैंपेन चलानी चाहिए लाजमी तौर पर, ताकि बहुत ज़्यादा जो है इस चीज़ पर गौर किया जाए। अदरवाइज़ ये पीक सीज़न है डेंगू का और दुआ ये अल्लाह ताला हम सबको महफूज रखे, ख्याल रखे सब लोग। हमने खबरों की तरफ जाना है जी। इसके साथ साथ 11 बजे वाले सेगमेंट में जिनकी बर्थडे उनको विश करेंगे। लोग स्टार्ट से ही जो है वो इंतज़ार करना शुरू हो जाते हैं। उससे पहले कि हम खबरों पे जाएं, कल का जो दौरा था ईरानी सदर का उसको हम ज़रूर डिस्कस करेंगे। काफ़ी अच्छा उनकी तरफ से जो है वो जिस तरह वो कहते हैं जी लाहौर सकाफ़त का मरकज़ है, ताउन बढ़ाएंगे। और इसके साथ साथ कल उन्होंने बड़ी ज़बरदस्त गुफ्तगू ये भी की कि उन्होंने कहा कि हमेशा से जो है वो पाकिस्तान उनके लिए बड़ी अहमियत का हामिल रहा है। सो आगे गुफ्तगू करेंगे और ख़बरें दीगर भी शामिल करेंगे। हमारे रिपोर्टर्स हमारे साथ मौजूद हैं। इस दौरे को वो कैसे देखते हैं, कितनी अहमियत है इस दौरे की और पाकिस्तान के लिए कितना अहम दौरा था ये। दुरे नायाब से मैं स्टार्ट करूँगी। जी दुरे नायाब। अच्छा, ये बहुत इंपॉर्टेंट दौरा था, लेकिन मैं उससे पहले क्लियर करना बात चाहता हूँ कि सिक्योरिटी प्लान जो भी था उसमें हमारी ट्रैफिक पुलिस ने जो है ना वो बहुत अच्छा किरदार अदा नहीं किया। और ट्रैफिक पुलिस ने जिस तरह से प्लान को इम्प्लीमेंट किया है, पूरे शहर को उनके घरों तक महदूद कर दिया। शहरियों को लोग आमदोरफ्त बिल्कुल तातल का शिकार हो गई और जो गैर ज़रूरी रोड्स बंद की गई उसकी वजह से लोग परेशानी का शिकार रहे। एक तो रूट अनाउंस कर देना चाहिए था बिफोर टाइम। आपको हर तरह से बता देना चाहिए था कि आप इस जगह नहीं आ सकते, इस जगह नहीं आ सकते, इस जगह नहीं आ सकते। फिर आपको उसकी कनेक्टिविटी जाने वाली रोड्स को बंद करने की क्या ज़रूरत थी? आपको वहाँ तक मूवमेंट रखनी चाहिए थी, आपको उसको क्लोज़ नहीं करना चाहिए था। और अगर एक सिक्योरिटी केबल कैट जो होता है वो कितनी देर लगता है? हार्डली जब आता है और 5 मिनट के अंदर अंदर गुजर जाता है, उसके बाद आपको रास्ते खोल देने चाहिए थे। तो मिस कोऑर्डिनेशन रही ट्रैफिक पुलिस की वजह से। लोगों ने हुकूमत को भी बहुत ज़्यादा बुरा भला कहा। उसके अलावा जो है वो आने वाले मौजूद मेहमानों के बारे में भी उन्होंने बहुत सारी क्यास आराइयाँ की जो कि नहीं होनी चाहिए थी। अब रही ईरानी सदर का दौरा, बहुत इंपॉर्टेंट था और ईरानी सदर का लाहौर आना, अपने मुख्तसर तरीन वक्त में शेड्यूल करना और लाहौर को अहमियत देना, फिर लाहौर को ये कह के जाना कि उनको आके लाहौर में बड़ी खुशी हुई है। वो और शहर भी गए, इस्लामाबाद भी गए, कराची भी गए। कराची जाना भी था उन्होंने, लेकिन लाहौर में उन्होंने बड़ी खुशी और मुसरत का इजहार किया। ख़ास तौर पर शायर मशरिक़ अल्लामा इक़बाल रहमतुल्लाह अलैह के जब वो खासा टाइम गए, उनकी एक रग़बत ज़ाती तौर पे नज़र है। उनकी अहलिया की लाहौर के साथ जो एफिलेशन थी, जिस तरह वो ख़वातीन के साथ महवी गुफ्तगू रहीं, यूनिवर्सिटी गई, जो ईरानी सदर ख़ुद यूनिवर्सिटी गए, तलबा के साथ उन्होंने एक ज़बरदस्त खिताब किया जिसमें उन्होंने साइंस की तरक्की पे बहुत गौर। उन्होंने कहा जी हर अलूम अपनी जगह, लेकिन अगर आप साइंस में तरक्की नहीं करते तो आप कुछ नहीं कर सकते। फिर उन्होंने बहुत सारे सफारती भी उन्होंने थोड़े से वो तीर अंदाजी की, लेकिन वो भी अच्छी बात है। और इस्लामी ममालिक के खिलाफ उन्होंने हर चीज़ आज ज़ीरो कर दी। अब पूरी दुनिया में जो पाकिस्तान ईरान ताल्लुकात पर सवाल उठाते थे, कल के दौरे के बाद वो खत्म हो चुके हैं। मैं तो ये इस नतीजे पर पहुंचा, कोई गुंजाइश नहीं, बिल्कुल ऐसे ही है। और हम साया ममालिक के लिए तो बड़ा ज़बरदस्त पैगाम भी गया है। इमरान, देखिए जी, अगर हम बात करें ईरानी सदर डॉक्टर इब्राहिम रईसी और उनकी अहलिया डॉक्टर जमीला के लाहौर दौरे के हवाले से, तो मेरे ख्याल से ये वक्त की अहम ज़रूरत थी। मैंने कल ये चीज़ देखी है कि जहाँ भी उन्होंने ख़िताब किया, खैर उनकी वाइफ जो है वो चूँकि होम इकोनॉमिक्स यूनिवर्सिटी में थी और वहाँ पर उनकी अपनी किताब की तकरीब रुनुमाई थी और वहाँ पर जो उन्होंने ज़ाहिर ख्याल किया। फिर ईरानी सदर जहाँ जहाँ गए, डॉक्टर इब्राहिम रईसी जहाँ जहाँ गए, जहाँ जहाँ उन्होंने टॉक की, ख़िताब किया, तो वो बड़े खुश थे। वो ख़ुद इस चीज़ से बहुत खुश थे कि मैं पाकिस्तान आया हूँ। पाकिस्तान की मोहब्बत से, लाहौरियों की मोहब्बत से वो बहुत खुश हो रहे थे। मुझे जो सबसे अच्छी बात लगी उनकी जितने भी कल उन्होंने टॉक की है, उसमें जो मुझे सबसे बेहतरीन चीज़ लगी वो ये थी कि उन्होंने ये कहा है कि हम पाकिस्तान के साथ तवानाई और दीगर शोबों में ताउन को मज़ीद बढ़ाएंगे और ये वक्त की अहम ज़रूरत है। उन्होंने खैर देखा कि पाकिस्तान को इस वक्त किन बहरानों का सामना है। उस शोबे में चूँकि जो इनका पर्सनल स्टाफ था उनके साथ भी हमारी कल थोड़ी सी जो है वो बात भी हुई,
तो उन्होंने भी इसी चीज़ पर फोकस रखा था कि ईरानी सदर जो हैं उनको पता है कि पाकिस्तान के मसाइल क्या हैं और वो इनके हल में अपना किरदार अदा करना चाहते हैं। तो मेरे ख्याल से ये बहुत अच्छी चीज़ है कि अगर कोई मेहमान आपके यहाँ आया है और वो आपकी ज़रूरतों को, आपकी मुश्किलात को कम करने में अपना किरदार अदा करना चाह रहा है, तो ये बहुत अच्छी बात। बिल्कुल आपने सही कहा। सो पाकिस्तान के लिए ओवरऑल ये दौरा जो है वो बहुत अहम साबित हुआ भी और इंशाल्लाह होगा भी। हमने टॉप स्टोरीज की तरफ जाना है। खबरें आज की क्या हैं, सबसे पहले उनकी तरफ बढ़ते हैं। महंगाई, ज़ख़ीराअंदोज़ी और कब्ज़ों के खिलाफ इन्फोर्समेंट अथॉरिटी की मंजूरी, कानून साजी का अमल फौरी शुरू करने की हिदायत। शहर की सड़कों पर मजीद टायर किलर लगाने का फैसला, रोड रीमॉडलिंग और टायर किलर पर 60 करोड़ खर्च होंगे। नेस्को का ओवर बिलिंग छुपाने के लिए गैर कानूनी इकदाम का सहारा, कमर्शियल और सनती सार्फिन के कनेक्शंस पर पेपर एनफ्यूज करने का फैसला। और इसके बाद भी पंजाब हुकूमत का 1 लाख सस्ते अपार्टमेंट्स की तामीर का मंसूबा भी डिस्कस करेंगे। खबरों की डिटेल्स की तरफ आएंगे। कानून साजी का अमल फौरी शुरू करने की हिदायत। अब कानून साजी किस तरह से की जाएगी? महंगाई, ज़ख़ीराअंदोज़ी और कब्ज़ों के खिलाफ इन्फोर्समेंट अथॉरिटी बनाने का फैसला किया गया है। अगर तो ये हो जाता है तो आवाम के बहुत सारे मसाइल हल हो जाएंगे। हमने देखा CM साहिबा ने पहले भी माह रमज़ान में भी कहा कि फौरी तौर पर जो है वो ज़ख़ीराअंदोज़ों के खिलाफ कार्रवाई की जाए, FIRs का इंदराज किया जाए, लेकिन उस पर अमल किस हद तक हुआ? सो ये फिर खबर की हद तक रहेगा कि कुछ होने वाला है? इमरान, मैं बात शुरू करने से पहले दुर्र ने आपसे एक चीज़ जो है पूछना चाहता हूँ, हमारी पाकिस्तान की IMF से किस्त आ चुकी है कि नहीं अभी? दुर्र ने आप साहब, आपको है थोड़ा आइडिया? नहीं, देखें, एक तो रिलीज कर दी थी उन्होंने अभी कुछ हाँ, अर्सा पहले, फिर ठीक है, और रिलीज हो गई, आने वाली है। रिलीज हो गई, फिर तो ये अथॉरिटी जो है वो बनाई जा सकती है। पैसे हमने इधर उधर ही लगाने। वैसे भी माशाल्लाह हमारी जो नवाज हुकूमत है ना, ये शुरू से इसकी आदत रही है कि ये दुर्र ने आप इस चीज़ को ज़्यादा एलेबरेट करेगा कि अथॉरिटीज़ और कंपनीज बनाने का इनको बहुत शौक। अच्छा, मैं ना थोड़ा बहुत शौक। हाँ, मैं थोड़ा इमरान की बात जो मुझे ये थोड़ा सा कह रहा है ना कि मैं करूँ, मैं कर देता हूँ। आप वही अफसर जिनको मैं और इमरान यूनुस अपनी सहाफ़त के आगाज़ से कवर करते आ रहे हैं, आज भी वो इन्हीं सीटों पर रजिस्ट्रियाँ करा के बैठे हैं, चाहे वो टाउन हॉल में है, चाहे वो इन्फोर्समेंट में है, चाहे वो ज़ख़ीराअंदोज़ी के खिलाफ कार्रवाइयों में। आप लोगों ने स्टार्ट से बात, अथॉरिटी में यही लोग जाएंगे ना, अब यही लोग अथॉरिटी में करने की बात नहीं है। देखें, ठीक है, चलें, आपने इजलास किया, आपको पहली बार वजारत उज़्मा जो है वो मिली है, आपने बेहतरी सोचनी है, लेकिन अगर आप नई चीज़ें इंट्रोड्यूस करवाने की बजाय जो पहले मसाइल हैं अगर उनको बेहतर करना शुरू कर दें तो क्या ज़्यादा बेहतर नहीं है? मुझे ये बात बताएं कि यहाँ पर दर्जनों कंपनीज हैं, उन तमाम कंपनीज को अल्हम्दुलिल्लाह दुर्र ने आप साहब कवर करते हैं, उनकी कारकर्दगी क्या रही ये ज्यादा बेहतर बताएंगे। आप ये देखें, आपके पास सिटी डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट में एक विंग था जो कि पूरे शहर में पार्किंग के मसाइल को देखता था, उसकी जिम्मेदारी थी पार्किंग स्टैंड्स को देखना, ठीक है। वो आपने उस विंग को खत्म करके, बल्कि उसके अफसरान और मुलाजमीन अभी भी जिला इंतजामिया के पास हैं, काम कर रहे हैं, ठीक है। उस विंग को आपने महदूद कर दिया, आपने पार्किंग कंपनी बना दी। पार्किंग कंपनी जो कर रही है वो आपके सामने है, किसी से डकी छुपी बात नहीं, उन्होंने वही कश्ती डुबो दी। आप अपनी मीट कंपनी देख लें, आपकी जितनी कंपनीज हैं आप उनकी कारकर्दगी जो है वो देख लें। साफ पानी कंपनी मुझे आप ये बताएं कि क्या इन अथॉरिटीज से क्या आपकी महंगाई, ज़ख़ीराअंदोज़ी, कब्ज़ों और इन्फोर्समेंट का जो काम है क्या वो बेहतर हो जाएगा? आपके जो पहले डिपार्टमेंट्स मौजूद हैं, आपके पास जो पहले स्टाफ है, क्या आप उसको बेहतर नहीं कर सकते? अच्छा, बिल्कुल बेहतर होगा, रिश्वत का म्यार बेहतर हो जाएगा। जो पहले एक दुकानदार 2-3 हज़ार दे के जान छुड़ा लेता था इस अमले को, अमला बाजारी को, निजाम हो जाएगा, अब वो अफसर आ जाएंगे ना। मुकदमे तो आप पहले भी कर रहे हैं, अब वो अफसर आ जाएंगे। आपको पता है ना कि ग्राम फरोशी पे मुकदमा होता है, ठीक है, और कब्जे पे भी होता है। उसके बाद इन्फोर्समेंट के हवाले से बात कर रहे हैं, आप कहीं भी इलीगल रेडियां लगा लेते हैं, उस पे भी FIR कर देते हैं। इमरान, हम इल्जाम तराशी की बात नहीं करते, आपने भी एक्सपीरियंस किया, इमरान ने भी एक्सपीरियंस किया, मैंने भी किया, हमारे ये कैमरामैन बैठे हैं इन्होंने भी किया। आप लाहौर शहर के घर, कोई घर है ना, उसके अंदर एक कमरा बनाने की तैयारी करें, एक ईंट भी लगाए, एक बंदा आएगा आपके पास और आके कहेगा जी मैं तो LD से आया हूँ या मैं टाउन हॉल से आया हूँ, और उसके पीछे आपको चिट दे जाएगा। ये नहीं बताएगा कि आप क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे, या कोई कागज ऑफिस आके जी। अच्छा, उसके बाद आपको
फिर जो भी है आपको मैनेज करना पड़ेगा, पैसे देने पड़ेंगे, मुबैना तौर पे बहुत रिश्वत देनी पड़ेगी। पहले ये होता था कि कोई बिल्डिंग इंस्पेक्टर जाता था, वो 5,000 10,000 में बात ख़त्म कर देता था। बिल्कुल ऐसे ही। अब फिर अफसरान भर्ती किए, आपने नया खून भर्ती किया, टाउन प्लानर्स भर्ती किए, अर्बन अफसर भर्ती किए, वो अब जाते हैं तो बात कम ख़त्म नहीं होती। LDA में तो 10-10 15-15 लाख रुपए रिश्वत का रेट चल रहा है। और मरीम नवाज साहिबा नहीं आते जो ब्लास्ट किया LDA पे, आपने उनके देखी होंगी कटिंग, जो उन्होंने एक मीटिंग ली है उसमें बड़ी कवरेज मिली है कि LDA में तो बहुत करप्शन है। भाई LDA में करप्शन है तो ये करप्शन किसने ठीक कर कौन रहा है? कर कौन रहा है? आपको नहीं पता कर कौन रहा है? आपको ठीक नहीं कर सकते। अथॉरिटी के अंदर उस फ्लॉज को खत्म करने के बजाय मजीद अथॉरिटी बनाने की तरफ जा रहे हैं। वही अफसरान वहीं पे ट्रांसपोर्ट होंगे, वहीं जाके पार्क हो जाएंगे और उसी खून को गंदा कर देंगे। जो ये वो अफसरान है, एग्जैक्टली ये वो अफसरान है जिन्होंने निगरान सेटअप में इस्लाम कबूल किया हुआ था और निगरान सेटअप खत्म होते ही उन्होंने कलमा जो है वो छोड़ दिया। सवाल ये पैदा होता है, आप तो अथॉरिटी बना रहे हैं, तो एक्चुअली जिनका ये काम है डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट का, वो क्या अल्लाह भला करे। देखिए आप हर जिला और तहसील लेवल पे अथॉरिटीज बनाने जा रहे हैं, वो क्या करेंगे? आप हर जिला और हर तहसील लेवल पे आपके पास टाउन इंतजामिया नहीं है। नहीं, बिल्कुल हर जिले हर तहसील में आपके पास टाउन है। लाहौर में 9-10 टाउन है। अच्छा इमरान देखिए, मजिस्ट्रेट से ज्यादा को राइट्स दे देंगे आप। अगर मजिस्ट्रेट उन्हीं को आप इधर लाएंगे ना, अगर काम तो उन्होंने करना है, काम तो उन्होंने करना है। और मजिस्ट्रेसी राइट्स जो थे पहले आपके पास, आपको वो एक्सरसाइज होते कई सालों में नजर आ रहे हैं। आपने कहीं पे जुडिशियल मजिस्ट्रेट्स को देखा है कि वो आके ग्राम फरोख्त के दुकानदारों को अरेस्ट कर रहे हैं, आके गिरफ्तारियां कर रहे हैं, मुकदमात दे रहे हैं। हर चीज नल एंड वाइड होगी ना, अनगाइडेड मिसाइल चल रही है। और गवर्नमेंट के ये हालात हैं कि मुझे कल एक मेरे दोस्त थे, वो बता रहे थे कि मरीम नवाज साहिबा का एक इजलास हुआ जिसमें मैंने आपको एक बात तो ये बताई कि उन्होंने LDA पे बहुत कहा जी कि करप्शन है। दूसरी बात उन्होंने कहा जो PHA काम कर रहा है ना, कमाल कर रहा है। अब मुझे समझ नहीं आ रही कि PHA कहाँ काम कर रहा है। और PHA तो लाहौर को एंगल आयरन लगा लगा के वहाँ पे तारे बना के वही नजर आ रहा है। उसके अलावा प्लांटेशन जो हैवी प्लांटेशन है कहाँ की जा रही है, उससे ज्यादा यकीन करें LDA दावा करता है कि हमने 2 लाख पौधे लगा दिए लाहौर में अपनी स्कीमों के अंदर। तो अगर वो इस तरह के दावे अगर LDA कर रहे हैं तो PHA का मुझे काम बता दें, आपको क्या खूबसूरत म्यार है, आपकी नज़र पे क्या भाता है, आपको क्या नजर आ रहा है। बेसिकली अब उनको जो रिपोर्ट्स दी जाती हैं उसके अकॉर्डिंग वो फिर अपने कमेंट्स भी दे देती है। अब ये अथॉरिटी के हवाले से जो रिपोर्ट्स उनको दी जाएंगी, जो 1-2 मुकदमों का इंदराज करके उनको दिखाया जाएगा, सब अच्छा की रिपोर्ट्स। सरबराह का काम क्या होता है कि आपके पास आपके पास कोई रिपोर्ट आती है तो आपने बस उस पर कह दिया कि जी ठीक है। मैं अब एक मिसाल देने लगा हूँ यहाँ कि जब मोहसिन नकवी जो हैं वो जब निगरान वज़ीर आला थे, उनको भी ऐसी बहुत रिपोर्ट्स मिलती थी हेल्थ की, लेकिन वो उन रिपोर्ट्स को चेक करने के लिए आधी रात को या सुबह सुबह जो है वो खुद हॉस्पिटल पहुंच जाते थे। जब आपने इदारों की कारकर्दगी देखनी होती है और आवाम को सहूलत देनी होती है ना, तो फिर आप ऐसे निकलते हैं। पर माजरत के साथ ऐसा नहीं करते कि घर के करीब ही कहीं आप विजिट कर लें और उसके बाद जी ठीक है जी सब अच्छा है। और उसमें मिनिस्टर हेल्थ नहीं होता था, उनको बाद में बताया जाता था कि आपके ये फॉल्ट चल रहे हैं और CM ये कह रहे हैं कि इसको जल्दी से ही रिड्रेस करें और मैं अगर नेक्स्ट आऊँ तो ये चीज़ें नहीं होनी चाहिए थी। इस तरह पता लगता है। अब अथॉरिटी में देखें, आपने साफ़ पानी बनाई, वहाँ पे वासा और दीगर अफसरान पानी वाले शोबों के तमाम डाल के आपने उसका बेड़ा गर्क किया। लाहौर पार्किंग कंपनी में आपने शहरी सहूलियात के शोबे का बोझ डाला हुआ है, बोझ डाल दिया। आप किस अथॉरिटी कंपनी की बात कर रहे हैं? ये बता दें, ये अथॉरिटी बनाने का फैसला क्या खुद CM साहिबा का होगा? उनकी टीम ही उनको ये बैठ के मशवरे दे रही है ना। टीम वो है, ब्यूरोक्रेसी वो है जो कि पहले बाकी गवर्नमेंट को मिसगाइड करती रही। ठीक है, निगरान सेटअप का मसला ये था कि वो CM खुद हर जगह जाते थे, वो मिसगाइड होने से पहले उनको गाइड कर देते थे पहुंच के, और बहुत पहले एडवांस जाते थे। मीडिया भी बाद में पहुंचा होता था, हम लोग रस्तों में फिर रहे होते थे तो CM पहले पहुंच जाते थे। अब ये चीज़ें जो है ना आपको बहुत मैटर करती हैं। ये मिसगाइड कर रहे हैं। ये अथॉरिटी की जो इन्फोर्समेंट का इस्तेमाल है, कानून का इस्तेमाल जो पहले इनको इख्तियार दिया है, पहले उनसे ये पूछा जाए कि जो आपके पास पहले इख्तियार है आपने वो कितना इस्तेमाल किया है, आपने कितने लोगों को सजा दिलवाई है, आपकी कारकर्दगी क्या, आपने कितनी FIRs दी हैं, आपने कितने लोगों की गिरफ्तारी कराई है, कितने मुकदमात का फॉलो करके आपने अदालतों से उनको सजाएं दिलाई है? 0 और 0/0। लेकिन अथॉरिटी के कयाम से ये जरूर होगा कि हमने कुछ नया कर दिया। हाँ, कुछ नया कर दिया और वो जो पैसे वगैरह सब लिए जा रहे थे वो एक मुनज़्ज़म अंदाज में ज्यादा वसूल करने शुरू कर दिए जाएंगे। रह गई महंगाई, जखीरा अंदोजी और कब्जा, ये मसाइल शहर के बहुत बड़े मसाइल हैं। अवाम इसमें पिस रहे हैं और पिसते रहेंगे। देख ले अथॉरिटी कुछ दिनों में क्या जो है वो नताइज लेकर आती है। अगर कुछ मुस्बत नताइज आए आपके साथ ज़रूर शेयर करेंगे। ब्रेक होगी, ब्रेक के बाद अगली खबर की तरफ आएंगे। हमारे साथ ही रहिए।
वेलकम बैक वंस अगेन। यानी अब 60 करोड़ रुपए जो है ये ज़ाया होने जा रहे हैं। वो इसलिए मैं कह रही हूँ क्योंकि मैंने ये जो टायर किलर्स के हालात देखे हैं, जहाँ कहीं पे भी लगाए गए हैं, आई डोंट नो लोग क्या करते हैं, चलते हुए रोड पे उतर के लोगों ने इनको ख़राब कैसे कर दिया। हमारी तो कौम, मुझे समझ नहीं आती कि ये तो आसानी से उखड़ने वाले भी नहीं हैं। दुर्रे नयाब, मैं आपकी तरफ आना चाहूँगी। ये दफ्तर के पास देख लेंगे कैसे टूटे हैं वैसे। अच्छा, वो प्लास्टिक के तो है नहीं कि आराम से वो निगरान सेटअप में ना ये बात की गई कि वन वे जो खिलाफ वर्जी करते हैं उनके लिए खिलाफ क्या होना चाहिए था। आपको याद है बहुत मैसिव कैंपेन चलाई गई। अच्छा, उसमें एलडीए टीपा ने जो नाकिस किस्म के ये प्रपोज किए और लगाए, वो लोग वैसे उखाड़ के ले गए और वो इतने बुरी तरीके से लगाए कि उसके दरमियान से मोटरसाइकिल गुजर जाती है। ऐसे ही है, अब दो टायर किलर, दो हाँ। टायर ब्रस्टर्स कहते हैं उनको, उस लगे हों उसके दरमियान से नाम से मोटरसाइकिल जा रही है और लोग वन वे कर रहे हैं। लेकिन इसकी निस्बत अगर आप लाहौर कंटोनमेंट में जाके देखें, आप कैंट एंट्री से पहले देखें, जो टायर ब्रस्टर्स वहाँ लगे हैं ना, और शार्प है और अगेंस्ट द रोड। और इसी तरह अगर आप हज टर्मिनल से आगे जाएं और आपका मुंह जो है वो बहारशाह रोड या अस्करी 10 की तरफ जाने के लिए हो, तो वहाँ पे भी टायर ब्रस्टर्स लगाए हैं और वो इतने शार्प और इतने ज़बरदस्त है कि वो वक्त ज़रूरत वो बंद भी हो जाते हैं। अगर आपने उसको यूज़ नहीं करना तो आप उसको बंद करते हैं, और जब उसको यूज़ करना है ना तो आप उसको ओपन कर सकते हैं। या तो उस क्वालिटी के लगाएं तो समझ आती है। मिथ बहुत अच्छी है, निगरान हुकूमत में सिफारिशां तैयार की गई थी, लेकिन अनफॉर्चुनेटली तवज्जो नहीं दी गई और टाइम गुजर गया। अब अगर हुकूमत पंजाब इसमें संजीदा है और 60 करोड़ रुपए जैसी खतीर रकम लगाना चाहती है, तो काइंडली वो जाके कैंट एंट्री से पहले लाहौर कंटोनमेंट बोर्ड के लगाए हुए वो देख ले। वो बहुत ज़बरदस्त है और उन्होंने 100% डबल सिक्योरिटी मेजर्स लिए हैं। जो सेंसिटिव पॉइंट्स हैं उन्होंने आने वाली ट्रैफिक की भी लगाए ताकि वो वन वे ना करे, और दूसरी तरफ से जो ट्रैफिक जा रही है आपकी, उस पे अगर कोई बंदा आता है और वो सिक्योरिटी ब्रीच करता है, वहां से नहीं गुजरता, वन वे आके जाना चाहता है, तो उसके लिए भी उन्होंने लगाए हैं इमरजेंसी। 1 क्लिक पे वो अप होते हैं, 1 क्लिक पे डाउन होते हैं, और विद इन सेकंड जो है वो आपकी सिक्योरिटी हैजर्ड्स बन जाते हैं कि जिसको बाईपास करना इम्पॉसिबल हो जाता है। तो इस तरह के या तो मेजर्स लें, अदरवाइज आप ना लें। और फिर बहुत अच्छी टेक्नोलॉजीज आ चुकी हैं, आपको मैनुअली मॉनिटरिंग की जरूरत भी नहीं है, सेंसर्स लगे होंगे, अगर गाड़ी उस तरफ आना चाहेगी तो वो ऑटोमेटिकली फ्लिप अप होंगे और आपका फिर समझ भी आए कि आपने कुछ अच्छा काम कुछ किया अच्छा और किया। आवाम को उससे फायदा हो रहा है। रोड्स की रीमॉडलिंग की बात की गई है। जी बिल्कुल, ज़रूरी है, ये बहुत ज़रूरी है। अभी भी लाहौर की शाहराहों के हवाले से बात करें तो मेरे ख्याल से रोड्स तो बहुत बेहतर हो चुके हैं। इक्का दुक्का कोई रोड्स होंगे जिनकी अभी भी रीमॉडलिंग जो है अच्छा, इसमें ना इमरान एक रोड और एक चौक की रीमॉडलिंग की बात वहाँ से स्टार्ट हुई है। बड़ा इंपॉर्टेंट चौक है, वहाँ से मैं आपको बता दूँ, वो अड्डा प्लॉट है जाते हुए वहाँ से रिमॉडलिंग स्टार्ट हो रही है। बाकी रोड आप खुद शामिल कर ले। बाकी तो फिर कोई रह ही नहीं ना गया, काम ही पूरे बाकी कोई रह ही नहीं गया अगर आप उसकी बना रहे हैं तो। चले खैर, इसको हम छोड़ देते हैं, फिर ऐसे ही फिर हम पे कोई इजाफी बोझ जो है वो ना आ जाए इस प्रोग्राम के बाद। अच्छा, बात यहाँ पर हो रही है कि वन वे की खिलाफवर्जी के हवाले से अगर हम बात करें तो शहर ट्रैफिक पुलिस ने जब इसका फ़ाइन जो है वो 2000 किया, तो उसके बाद जो है सूरत हाल जो है वो कदरे बेहतर हुई। ठीक है, टायर ब्रस्टर और टायर किलर की अगर बात करें तो उसकी अशद ज़रूरत है। लेकिन जो बात आपने शुरू प्रोग्राम में की कि शायद शहरी जो है वो उसको तोड़ देते हैं, मोड़ देते हैं या कुछ ऐसा करते हैं कि वो ख़राब हो जाते हैं, तो मेरे ख्याल से दुर्रे नयाब की बात जो है वो ज़्यादा वैलिड है कि बजाय हमें ये देखना चाहिए कि जिस कंपनी को ठेका दिया गया ये इतनी जल्दी कैसे ख़राब हो गए। हमने, आप यकीन जाने, शहर, मैं पूरे शहर की बात करता हूँ, मैंने कहीं नहीं ऐसे टायर ब्रस्टर देखे कि जो 3 माह से ज़्यादा या 2 माह से ज़्यादा भी ठीक रहे हो। ऐसे ही है, क्योंकि समनाबाद नाले से लिंक जो रोड्स हैं वहां भी लगे हुए हैं, लेकिन उनकी हालत जो है वो 15 दिन बाद ही हमने देखा वो गायब हो गए। बिल्कुल, आपको भी पता होगा 15 दिन बाद ही वो गायब हो गए। मतलब आपको उस कंपनी को देखना चाहिए, मेरे ख्याल से ब्लैकलिस्ट करना चाहिए। एक तो उसने आपका वक्त ज़ाया किया, आपका पैसा ज़ाया किया, आपको उससे सवाल करना चाहिए कि भैया आपने गैर मयारी क्यों लगाया। कितने पैसे लगा के मसाइल फिर झूम तू रहे, क्योंकि हमारी माजरत के साथ, हमारी आवाम जो है ना, माजरत के साथ ये डंडे की पीर है। ठीक है, आपने इसको हेलमेट पहनाने के लिए क्या कोशिश नहीं की, आपने किताबचे, आपने हर जगह पंफलेट छापे, आपने जाके लेक्चर्स दिए, आगाही सेमिनार किए, उसके बावजूद आपको क्या करना पड़ा, आपको 2000 फाइन करना पड़ा। फिर जाके आपको मोटरसाइकिलों पे अब हेलमेट जो है मोटरसाइकिल सवार जो है उस पहना हुआ नजर आता है। और अभी भी उनकी वो आते नहीं गई कि बाइक चला रहे हैं और उतार के पीछे अपनी अहलिया या जो भी पीछे बैठा उसको पकड़ाया हुआ है,
आगे जो है वो हैंडल के साथ लटकाया हुआ है, टैंकी पे रखा हुआ है, अभी भी उनकी आदतें वैसी नहीं है। अच्छा, लोग वक्त के साथ सीखते हैं, वो भी नहीं सीखते। अब टेक्नोलॉजी इतनी ज़्यादा आ चुकी है कि टायर ब्रस्टर से पहले एक छोटे जो मटेरियल किस्म के वो ब्रेकर्स बनते हैं, वो बनाते हैं ताकि कोई तेज़ी से भी अगर उसको क्रॉस करना चाहे तो एक दफ़ा ब्रेक ज़रूर लगाए और फिर टायर ब्रस्टर उतनी देर में एक्टिवेट हो जाए या वो मैनेज ना कर सके और उनको टायर पे चढ़ा दे ताकि उसके टायर ब्रस्ट हो जाए। हम तो अब टेक्नोलॉजी में आगे जाना चाहिए लेकिन नहीं कर पा रहे। अल्लाह करे कि ये बेहतर कोई प्रोजेक्ट लेके आए। लेकिन अब देखना ये है ना कि आप इससे जो नताइज हासिल करना चाह रहे हैं वो अगेन यही बात है कि इतने पैसे लगाकर अगर आपने फिर किसी फजूल सी कंपनी को ठेका दे दिया या अच्छी क्वालिटी के टायर बस्टर ना लगाए तो फिर उसका लेकिन ये आपको करना पड़ेगा। ये आप 60 करोड़ जो आपने बजट रखा है ना टायर बस्टर्स के लिए, टायर किलर्स के लिए, आपको ये करना पड़ेगा। इसके अलावा आपके पास कोई हल नहीं है। और वन वे की अगर सूरत हाल देखें तो इसकी वजह से बहुत ज़्यादा हादसा होते हैं, ख़ास तौर पर जो आपके कम उम्र ड्राइवर्स हैं वो सबसे ज़्यादा इस चीज़ को जो है वो तो बॉदर ही नहीं करते हैं। जहाँ कहीं से भी बाइक पे आए तो बहुत बहुत बड़े एक्सीडेंट इस वजह से हुए हैं। सो ये एक बहुत अहम चीज़ है और अगर इस पर आप काम कर रहे हैं तो फिर आपको क्वालिटी पर कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना। ब्रेक के बाद आएंगे, हमारे साथ ही रहिए। वेलकम बैक। दुरे नायाब की खबर है जी हमारे सामने और दुरे नायाब ने बड़ा उसमें जो है तड़का लगाने की कोशिश की हुई है। साबिक निगरान हुकूमत का लैंडमार्क पंजाब हुकूमत के लिए हॉट केक बन गया। वो कैसे? वैसे नहीं, मैंने तड़का लगाने की कोशिश की थी लेकिन वो मेरा तड़का हेडलाइन बनाते हुए ऊपर नहीं रखा गया। हाँ, वो नीचे रखा ऊपर होना चाहिए था। अच्छा, मैंने इसको हॉट केक इसलिए कहा है। हॉट केक होता है कि जो मार्केट में एक ऐसी चीज़ हो जो हर बंदा चाहे कि यार ये मैं ले लूँ, मैं खा लूँ, मैं इसका क्रेडिट ले लूँ, ये बस मेरी है। अब 3 महीने तो तकरीबन होने को है। आपने किया क्या? आपने अब तक हुकूमत के अंदर रहते हुए क्या कानून साजियाँ की, वो अलहदा बात है। आपने प्रोजेक्ट्स क्या दिए हैं? आपने आवाम की फलाह बहबूद के लिए काम क्या किया है? अब रिंग रोड है, कभी हम सुन रहे होते हैं उसकी तख्ती उतारी जा रही है निगरान हुकूमत की, कभी नई वज़ीर आला की तख्ती लगाई जा रही है, कभी वहाँ पे तकरीब के लिए टेंट लगा दिए गए। एक दिन तो कुर्सियाँ सोफ़े बिछा दिए गए, कारपेट बिछा दिए गए, पौधे लगा दिए गए वहाँ पे। 9 अप्रैल की बात है। चले, मैडम नहीं आई, कोई उनकी मसरूफियात होंगी। उसके बाद अब 28 अप्रैल को ये कहा जा रहा है कि जी इसका इफ्तिताह रखा जा रहा है बड़े हैवी तरीके से। फिर 9 से 28 अप्रैल तक काम को स्लो डाउन किया गया ताकि पता लगे आहिस्ता आहिस्ता टीपा ठा ठा पी कर रहे हैं कि हम 28 तक ले जाए। अब ये बात सामने आई है जो मेरे बड़े मुसद्दिक़ ज़राए के मुताबिक है कि जो कॉन्ट्रैक्टर्स हैं मनसूबे के, वो कह रहे हैं कि हम इसका नाम ना वज़ीर आला के नाम से मनसूब करना चाहिए। मुल्तान रोड इंटरचेंज जो है वो रिंग रोड लाहौर की सबसे बड़ी इंटरचेंज है। इस पे 4 to 5 वेज पे आपकी ट्रैफिक उतरती है और चढ़ती है। तो उन्होंने कहा जी वो हम मंसूब कर रहे हैं उनके नाम से। लेकिन फिर रिंग रोड अथॉरिटी कैसे पीछे रहती है? उनके अफसरान ने कहा कि नहीं, ये नहीं, मरहुमा कलसूम नवाज साहिबा के नाम पे इसका नाम होना चाहिए। अब ये 2-3 दिन से ना वहाँ पे बहस चल रही है, मेरे मुकम्मल ज़राए, और वो शाम को ना बहस के क्रक्स भी मुझसे भी काफ़ी लोग शेयर करते हैं कि यार ये हो रहा है, क्या करे, किस तरह करे। तो मैंने उनको ये रिक्वेस्ट की, मैंने कहा देखें नाम आप जो मर्जी रखें, अगर इस तरह की बात होती तो 80 मकामात पे सिर्फ मोहसिन नकवी के नाम से ही चीज़ें मंसूब हो चुकी होती 13 माह में। जितने तरक्याती बात ये है कि अगर मैं आपको कहूँ कि मैं इस वक्त मुल्तान रोड इंटरचेंज पे खड़ा हूँ तो आपको उससे अंदाज़ा होगा कि मैं कहूँ कि जी मैं मरीम नवाज इंटरचेंज पे खड़ा हूँ, कि आपको वहाँ से अंदाज़ा होगा। आज तक लोग, इमरान भी इस चीज़ को सेकंड करेगा, अंडर पासेस के नाम तब्दील होने पे उसकी शनाख्त को एब्जॉर्ब नहीं कर पाए। आज भी वो कहते हैं कि यार मैं मुस्लिम टॉन अंडरपास पे खड़ा हूँ, मैं जिना अंडरपास पे खड़ा हूँ, मैं कलमा चौक अंडरपास, फलाने अंडरपास पे जा रहा हूँ। तो लोगों को नाम नहीं याद रहते। हमने बड़े नाम रखे हैं। बेदियाँ आपका अंडरपास हो गया, आपका नया जो फ्लाईओवर बना है कैवलरी वाला, उसके ऊपर पीछे कैवलरी पे जो आपका अंडरपास बना है, सबके नाम रखे हैं। लेकिन लोगों को इलाकों की उनसियत ज़्यादा होती है। अब ये तजवीज़ दी जा रही है, देखें कौन जीतता है। लेकिन दोनों ही मेरे ज़राए के मुताबिक सिर्फ हुकूमत की खुशनुदी हासिल करना चाहते हैं दोनों इदारे। इससे आवाम को कोई, आवाम फिर कहेगी कि यार मैं मुल्तान रोड अंडरपास उठ जा रहे हैं इंटरचेंज, उधर से आ रहा हूँ, मैं फलाना जगह खड़ा हूँ। इलाकों की जो शनाख्त है वो उसके लैंडमार्क की शनाख्त होनी चाहिए। मेरा तो पॉइंट ये है। और हमारी गवर्नमेंट में भी ऐसा कुछ नहीं हुआ, तो मैं तो यही एक्सपेक्ट करता हूँ कि किसी और से भी नहीं होना चाहिए। चले जी, होना तो यही चाहिए। लेकिन अब देखें जहाँ पे खुशनुदी हासिल करने की कोशिश की जा रही है उसमें कौन जीतता है। अगली खबर है, लेस्को ओवर बिलिंग छुपाने के लिए गैर कानूनी इकदाम का सहारा लेने लगी। कौन सी नई बात है? अब कुछ तो करना है लेस्को ने, लेकिन दूसरी तरफ जिस तरह वज़ीर दाखिला बड़े एक्टिव नज़र आ रहे हैं, मेरे ख्याल से उसके समरात भी नज़र आ रहे हैं। तो ये ओवर बिलिंग वाला सिलसिला किस तरह रुकेगा? खैर, तख्तियों की भूख पर मेरा
कमेंट तो रह गया हाँ, था, लेकिन इमरान का चले, बड़ा ज़रूरी था। खैर मैं वही कहना चाह रहा था कि खुदारा पता नहीं कब ये चीज़ ख़त्म होगी, है ना। कोई भी जमात देख लें, हम एक जमात की बात नहीं करते, हमारे यहाँ पर पता नहीं कैसी सियासत होती है कि हर किसी को ये होता है कि मेरे नाम की तख्ती जो है वो लगे, और इल्जामात अब अल्लाह माफ करे ये पता नहीं और खुद वही काम करते हैं। कतबे पे जाके शायद ये खत्म होगी ये बुक। सदरन रिंग रोड सदरन लूप 3 के बारे में मैं बात करूं, मुझे अच्छे से याद है कि हमने लाइव किया था, एक तरफ दुरनियाब था, एक तरफ मैं था, और हमने इसकी अहमियत, मैं जब वहाँ पर गया, आप यकीन जाने कि वहाँ पर जो मैंने लोगों से बात की थी ना, तब मुझे इसकी अहमियत का अंदाज़ा हुआ कि यार लोग कितना बेसब्री से इंतज़ार कर रहे हैं कि ये प्रोजेक्ट मुकम्मल हो जाए, और लोग दुआएं दे रहे थे कि खुदारा इसको जल्द अज जल्द मुकम्मल करवा दें। निगरान गवर्नमेंट गई, ये प्रोजेक्ट जो है, अब मैं कहता हूँ कि चूंटियों की रफ्तार से जो है ये इन्होंने किया है, या पता नहीं कब होगा। खैर अब अल्लाह बेहतर करे, ये चाहे जिसके नाम से भी हो भाई हो जाए, आवाम को तो आप रिलीफ देना। दूसरा ये जो खबर शायद सिप्रा साहब ने फाइल की है ना, मैं इसकी डिटेल जो है वो कल भी देख रहा था, आप यकीन जाने ये क्राइम है, ये एक बहुत बड़ा क्राइम होने जा रहा है। और आप यकीन जाने कि जैसे FIA इसके पीछे पड़ी है ना, अब यकीनन ये इस खबर का FIA को पता होगा। अब FIA जो है ना, जो उनके सरबराह हैं, जो उनकी कारकर्दगी पहले रही है 1 साल की, वो सबको पता है, और अब वो इनको छोड़ेंगे नहीं। मतलब आप देखिए, ये तो आप खुला मैं कहता हूँ कि नाकाबिले माफी ये जुर्म करने जा रहे हैं कि आपने बाकायदा चीफ इंजीनियर्स पर मुश्तमिल एक कमेटी बनाने जा रही है, खबर के मुताबिक आप कमेटी बनाने जा रहे हैं जिसमें आप गैर कानूनी इकदाम करने जा रहे हैं कि आप क्या करेंगे, जो आपने ओवर बिलिंग की हुई है आप उसको अपने कागजात में गायब कर देंगे। अच्छा, उसमें देखें, उसमें मसला पता है क्या, ये ओवर बिलिंग करते क्यों हैं? ओवर बिलिंग क्यों करते हैं आपके ख्याल, मुझे मैं आपसे पूछता हूँ, ओवर बिलिंग ये क्यों करते होंगे? ऑब्वियसली जो बिजली चोरी होती है, जहाँ पर इनके अपने लोग सब कुछ मिलकर कर रहे होते हैं, अब वो उन्होंने यूनिट दूसरों पर बैलेंस करना होता है लिटरली। इसीलिए ये सबसे ज्यादा ओवर बिलिंग ये करते हैं कमर्शियल जो आपके मीटर्स होते हैं वहाँ पर, इंडस्ट्री को जो है वो ओवर बिलिंग करते हैं। और अगर किसी का बिल जो है वो 3 लाख है, उसको ओवर बिलिंग के जरिए ये 14 लाख पे लेकर जाते हैं। कई ऐसी जिंदा मिसालें हैं वो हमारे सामने। और जहाँ पर बिजली चोरी हो रही होती है वहाँ पर मैं कहता हूँ, अगर किसी ने मुझसे सबूत लेने हैं ना, मैं इनको सबूत दूंगा, मेरे पास आए। अगर मुझ जैसा बंदा सबूत दे सकता है कि कहाँ पर बिजली चोरी हो रही है और कौन आपका बंदा पैसे ले रहा है, तो क्या इनको नहीं पता होगा? इनको पता होता है, सारा कुछ पता होता है। लेकिन सवाल ये पैदा होता है, यहाँ तो पकड़ा किसको जाएगा? मैं बताता हूँ ना, फिर ओवर बिलिंग एक और वजह से करते हैं। एक दिन अगर ये रीडिंग इनकी लेट लेते हैं ना, तो आप यकीन जाने इनको करोड़ों रुपया मुनाफा जो है वो होता है। ये इस तरह भी करते हैं। तो अब ये जो चीज़ करने जा रहे हैं, इनको सिर्फ डर ये है कि जो FIA का सरबराह बैठा है ना, उस वजारत का सरबराह बैठा हुआ है ना, वो छोड़ेगा नहीं। क्यों? क्योंकि निगरान सेटअप में भी उन्होंने इनको लगाम इनकी ना थामे हुई थी और खींची हुई थी कि भाई काम करो। नायाब ये है कि ये जहाँ पर आपका पूरा आवे का आवे ये एक काम पे लगा है, अब उन्होंने अपनी गलतियाँ छुपानी और अपने आप को बचाना है, मुमकिन किस तरह है ये? अच्छा, हालत ये है कि मेरे एक दोस्त हैं, उन्होंने मुझे कहा बड़े फ़ख्र से कि मेरा ना ओवर बिलिंग होगी बिल पे, और मैंने ना वो एक मीटर रीडर आया मेरे पास, कहता जी कि मैं आपका ना, आप मुझे इतने पैसे दें, मैं आपका ज़ीरो करा देता हूँ, कोई मसला नहीं है। कहता मैंने उसको 25,000 रुपये दे दिए। तो मैंने कहा अब क्या स्टेटस है? कहता कोई बात नहीं, वो भी गायब हो गया, वो लाख रुपए भी बिल वहीं खड़ा है, 25,000 भी पल्ले चले गए, तो 1,25,000 से पै गया। तो मैंने कहा यार तुम्हें हासिल क्या हुआ है, तुम बेवकूफ़ हो, पागल हो। कहते जी लालच ही इस तरह का दिया था उसने मुझे कि जी मैं लाख का जो ओवर बिल आपका है मैं ज़ीरो करा दूंगा, आप मुझे 25,000 दे दें, मैं सब खत्म करा दूंगा। कहता मेरे पास आया है, सारिफ को ट्रेस करके उसके घर गया है, उसको जाके अप्रोच किया है, उसके साथ फिर फ्रॉड कर दिया, और जेन्युइन मीटर रीडर था, ये भी नहीं कि कोई बाहर का बंदा करता था। उसको लाला लपा लगाई रखा है, 2 महीने गुजर गए, 2 महीने बाद वो दोबारा रीएडजस्ट हो गए, बिल दोबारा सारे बेचारा डरता है, वो नहीं ठीक होता, पे करना पड़ता है। सारे डरता है कि अगर उसने अपने मीटर रीडर के खिलाफ जो है कंप्लेन की, तो बाद में उसको जो बाद में भुगतना पड़ेगा ना, वो बताने का, एजुकेट करने का मकसद लोगों को ये है कि आप ये काम ना करें। वो वक्ती तौर पे आपको 1 या 2 महीने में नजर आएगा, लेकिन आहिस्ते आहिस्ते करके वो दोबारा डाल के आपसे वो जितनी ओवर बिलिंग का पैसा आपको माफ करा रहे हैं, रिश्वत आपको अलहदा ले गए, वो पैसा रिवर्स करके आपके बिलों से दोबारा ले लिया जाएगा, वो ज़ीरो नहीं होता। अगर तो कोई इंसान बैठा हो जो शरीफ, किसी अच्छी औलाद, किसी ख़ानदान का बंदा अक्सर लेस्को में होगा, जो कि बड़ा मुश्किल लग रहा है, वो तो आपको रिगार्ड करके आपका उसमें री वैलिडेट में डाल देगा कि देखें जी इनके बिल
ज़्यादा आ गया, यूनिट कम यूज़ हुए, अदरवाइज इसका कोई तरीका नहीं है। तरीका सिर्फ एक है कि आप इसकी शिकायत करें, FIA में एतबाद करें। अब जो सरबराह बैठे हैं, FIA की टीमें मुतहर्रक हैं, आप अपनी शिकायत अपने तमाम तर सबूतों के साथ FIA में लॉन्च करें। अगर आप शहरों में बैठे हैं, करीबी FIA के दफ्तर में जाएं, और जिस तरह इनकी भागदौड़ काम चोरियाँ नज़र आ रही हैं कि इतने ये क्रिमिनल माइंडेड हो चुके हैं कि अब अपनी गलतियों को छुपाने के लिए, टेक्निकल चोरियाँ छुपाने के लिए टेक्निकल तौर पर उसके सबूत मिटाने की एक्टिविटीज़ कर रहे हैं। और ये जो पेपर MCOs हैं, इसका मकसद ये है कि आप तमाम वो रिकॉर्ड को ख़त्म करें जो मीटर पे या जो आपकी रीडिंग पे जो तस्वीर खींच के आपके बिल पे चस्पा किया जाता है, आप वही काम जो है वो प्रॉपर करके अपने रिकॉर्ड में कर लें अपने और गायब कर दें। उसके बाद ये है कि ये पेपर MCOs जो है, इसको इसके तहत जो अब ये क्राइम करने जा रहे हैं, वो करने कौन कौन जा रहा है? देखिए, मेंशन है आपके SDOs, आपके एक्सियंस और आपके रेवेन्यू ऑफिसर, पूरे का पूरा हमला ही बीच में। इनके अलावा रह कौन गया है जिसके पास आपने लेस्को में जाके कहना कि जी ये मेरी ओवर बिलिंग हुई है, ये मेरा मीटर खराब है, या ये। अच्छा, एक और बड़ा क्राइम जो शायद सिपरा साहब ने इसमें बयान किया है, उन्होंने कहा है कि जाके आपका मीटर ठीक या तब्दील नहीं किया जाएगा, सिर्फ कागजात में एक तो आपके इजाफी यूनिट काटे जाएंगे और कागजात में यह भी मेंशन कर दिया जाएगा कि आपका जो मीटर है वो तब्दील कर दिया गया, लेकिन किया नहीं जाएगा। अच्छा, मैं उन अफसरान को एक आखिरी बात बता दूं लेसन के लिए कि LDA में कंप्यूटराइज्ड एक स्कैंडल आया था जिसमें वो कमर्शियल प्रॉपर्टी करते थे। उसकी फीस अगर 4 करोड़ बनती थी, कंप्यूटर में वो 1 करोड़ शो करते थे, और बाद में वो करके जो भी बंदे से पैसे लेते थे उसका जारी बात है 2 करोड़ बच जाते थे, 20-25 लाख रुपए रिश्वत देता होगा। उसने कहा जी बल्ले बल्ले मेरी होगी। बाद में वो 1 करोड़ वाला गायब कर देते रिकॉर्ड, और उसका शो जो होता है 4 करोड़ ही हो रहा होता था। यानी कि वो दुनिया में भी मुजरिम बन गया, आखिरत में मुजरिम बन गया, सिस्टम उसका ठीक नहीं हुआ। हुआ ये कि नैब ने हाथ डाला, उन LDA के अफसरान को उठा लिया। एक LDA के अफसर थे, वो सिर्फ फाइल प्रोसेस करने के अंदर ही 2-3 साल नैब के पास ज़ेरे हिरासत जेल में रहे और जेल में ही फौत हो गए। उनको वहीं पे बीमारियां हो गई, वो वहीं पे फौत हो गए। और वो सिर्फ कस्में उठा के कहते थे कि मैं सिर्फ फाइल प्रोसीड करता था, मुझे नहीं पता था अंदर क्या हो रहा है। तो ये पेपर MCOs करने वाले अफसरान जो प्रोसीडिंग में इन्वॉल्व होंगे, मैं सिर्फ बता दूं उनको नहीं पता पीछे किसके साथ क्या ज्यादतियाँ हो रही हैं। तो इस मेलाफाइड जो इंटेंशंस हैं, जो गैर कानूनी तौर पर फिक्सिंग की जा रही है आपके ओवर बिलिंग की, इस पे हिस्सा ना बने, कुछ हासिल नहीं होता। और अभी भी वक्त है कि और रेफरेंस के तौर में मेरा LD वाला वो केस पढ़ लें, आपको LD में केस पता लग जाएगा कि तमाम वो लोग मर गए, खप गए, जिंदगियां खत्म हो गई जिन जो इसका हिस्सा नहीं थे लेकिन सिर्फ प्रोसीडिंग का हिस्सा बने और वो अपनी जिंदगी। तो आप अंदाजा कर लें कि फिर जब पकड़ होती है तो फिर किस हद तक वो सख्त पकड़ होती है। खैर, मुझे नहीं लगता इन चीज़ों का कोई असर होने वाला है, क्योंकि ये लोग बहुत आगे निकल गए हुए हैं अपनी अपनी दौड़ में। ब्रेक के बाद ज्वाइन करेंगे, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। मैं इस तरह की खबरें चाहती हूँ डिस्कस करें, क्योंकि ये लोगों के लिए होप भी होती है, उम्मीद भी होती है। फिर जो बड़ा मुझे बुरा भी फील होता है जब पता चलता है कि अभी ये कागजों तक रहेगा, अभी इस पर सिर्फ काम हो रहा है। खैर, रिपोर्टर्स से जान लेते हैं। शहरियों को सस्ते अपार्टमेंट 26,000 माहाना किस्त पर मिलेंगे। पंजाब हुकूमत का 1 लाख सस्ते अपार्टमेंट्स की तामीर का ये मनसूबा है। दुरे ने आप मुस्कुरा क्यों रहे हैं? इमरान ने इतनी लंबी आह भरी है कि मेरी आह खुद भी निकल गई है। मुझे वो पुराना वक्त याद आ गया 2018 में की है। मैं पिछले कोई 3 साल से बैंक्स को दरख्वास्तें दे रहा हूँ कि मेरे पास एक प्लॉट है, मैंने घर बनाना है। यकीन जाने मुझे कोई लोन ही नहीं मिल रहा। क्यों? क्योंकि मैं जर्नलिस्ट। हाँ, उसमें तो ये फैक्टर आ जाता है। लेकिन मैं चले रियल टाइम पे बात, 2018 में इमरान खान साहब आए, उन्होंने कहा जी कि मैं 50 लाख घर बना दूंगा। बड़ी बात हुई, फिर 1 करोड़ नौकरियाँ हो गई। लेकिन प्रैक्टिकली जब इस पर काम करना शुरू किया गया, LD सिटी के साथ LD सिटी अपार्टमेंट का संगे बुनियाद रखा इमरान खान साहब ने, आज तक वो संगे बुनियाद से बात आगे नहीं जा सकी। आपने जो भी प्रोजेक्ट बनाया उसके साथ आपने एक अथॉरिटी नेफ्टा बनाई। नेफ्टा का काम था फेडरल गवर्नमेंट में बैठ के ये सारी चीज़ें मैनेज करना, बैंकों के साथ मॉर्गेज के टर्म्स एंड कंडीशन करना, फिर जो सरकार उसके अंदर सब्सिडी इंजेक्ट कर रही है वो उसका तयन करना, वो निकाल के कोई इन्होंने किस्त उस वक्त सेट की थी। महज मेरा ख्याल कह रहे थे कि 13 या 15 हज़ार रुपये किस्त होगी। लेकिन अगर वो नहीं चल सका तो आज इतना इन्फ्लेशन रेट है, आज इंटरेस्ट रेट इतना ज़्यादा पहुंच चुका है 22% पे, आप किस तरह से 26,000 पे करेंगे? आपकी कॉस्ट इतनी ज़्यादा है। आप चिपिन अगर आप 100% कॉस्ट को सब्सिडी करके सरकार उसमें पैसा चिपिन करती है तो ये अपार्टमेंट मुमकिन है।
अदरवाइज ये अपार्टमेंट मूव के नहीं है। आपको याद है कि मरीम नवाज साहबा जब आई हैं तो 1 महीने बाद उन्होंने डीजी फाटा को हटा दिया। बिल्कुल जो डीजी फाटा थे वो भी इसी चक्कर में गए हैं कि वो लो कॉस्ट इनकम, लो कॉस्ट जो हाउसिंग है वो देने में, प्रोवाइड करने में नाकाम रहे हैं। मेरी कल एक बहुत जिम्मेदार ब्यूरोक्रेट से बात हो रही थी, तो मैंने उनसे पूछा, मैंने कहा सर ऐसा कोई फार्मूला है? कहते यार ऐसा कोई फार्मूला नहीं है, इसमें हुकूमत को अच्छी खासी कॉस्ट बेयर करनी पड़ेगी। अगर हुकूमत कॉस्ट बेयर करती है, इतने पैसे उनके पास हैं और इतनी चीज़ें आगे जाती हैं, और ये भी इंश्योरिटी अफसरों को देती है कि आशियाना की तरह दूसरा केस नहीं बनेगा जिसमें शहबाज शरीफ साहब ने खुद भी रगड़ा खाया। बिल्कुल, अगर आशियाना तरह केस नहीं बनेगा, डीजी एलडीए जो उस वक्त आहा चीमा थे वो 3 साल अंदर नहीं रहेंगे, तो फिर कोई इस 1 लाख घरों पे हाथ डालेगा? मुझे बताएं कौन डालेगा? आप लोगों को वो ख्वाब ही क्यों दिखाते हैं? इस तरह की खबरें क्यों लोगों को उम्मीदें आप दिलाई लोगों को वो जाती है ख्वाब ही क्यों दिखाते हैं? वो अहम को भी जन्नत में रखते क्यों हैं? सब्ज़ बाग क्यों दिखाते हैं? ऑब्वियसली अब ये खबर जब लोग अखबार में पढ़ते हैं उनके अंदर एक तो हमने माजी में क्या सीखा बतौर जर्नलिस्ट? इमरान साहब की जो भीड़ थी उस वक्त, इमरान साहब बड़े ज़ोर शोर से जमात कवर करते थे और 1 लाख घर बन रहे थे। इनसे पूछे ना इन्होंने क्या हासिल किया, ये भी बताए ना फिर। मैंने तो आपको बता दिया कि मैं 3 साल से कोशिश जो है वो कर रहा हूँ। हम अल्हम्दुलिल्लाह हमें इस शहर में लोग जानते हैं, हमारी बात सुनते हैं, गारंटी देने वाले हैं। हम जिस प्लेटफॉर्म पे बैठे हुए हैं लोग हम पे ट्रस्ट करते हैं। मैं ये मिसाल सिर्फ इसलिए दे रहा हूँ कि इसके बावजूद मैं 3 साल से बैंक लोन नहीं ले पाया। वो जो आम बंदा है, आम शहरी है, जिस बेचारे की इनकम ही महीने की 30-35 हज़ार रुपये, 30-35 हज़ार, फिर मैं बहुत ज़्यादा बता रहा हूँ, उस बेचारे की क्या सुनवाई होगी? लेकिन अगर इस प्रोजेक्ट के हवाले से बात करें, देखें धुरे ने आपने जो बातें की हैं ये बिल्कुल 100% सही बातें कर रहे हैं, ठीक है, और मैं अगर इन्हीं बातों को आगे लेकर चलूँगा तो मैं भी ठीक ही बातें करूँगा। लेकिन अगर मैं सिर्फ इस प्रोजेक्ट पे रहूँ कि जो आवाम को नवीद सुनाई जा रही है कि जी रायवन रोड पे 5000 फ्लैट्स बनने जा रहे हैं, जिसकी 60% जो उसकी कीमत है, सब्सिडी है, वो आपको पंजाब गवर्नमेंट देगी उसकी तामीर में। 15 लाख में वो आपको फ्लैट जो है वो मिलना है। 26,000 उसकी किस्त होगी। जब आप 40% जो आपके हिस्से में आता है उसका आप 40% पे कर देंगे तो फिर आप ये अपार्टमेंट ले सकते हैं। मैं ये कहता हूँ बहुत अच्छी बात है। मैं वज़ीर आला साहिबा को कहता हूँ कि आपके, मैं सिर्फ लाहौर की बात करूँ ना, लाहौर में भी खुदा की कसम ऐसे ऐसे लोग हैं जो बेचारे दिन में मुश्किल से 2 वक्त की रोटी खाते होंगे, मुश्किल से, और वो सफ़ेद पोश हैं। और ऐसे भी लोग हैं जो बेचारे किरायों पे रुलते हैं, ठीक है। आप उनके लिए, ठीक है, आप ये प्रोजेक्ट बनाने जा रहे हैं ना, आप सिर्फ 100% यकीन बना इसको जो है ये कर दें कि ये ज़रूरतमंद को मिले। सिर्फ अगर सिर्फ यही कर देंगे ना, मैं कहता हूँ खुदा की मिलना कसम शुरू हो जाए तो फिर मैं कहती हूँ बहुत बड़ी बात है। अभी तो सिफारिशात पेश की गई हैं, आगे आगे देखें क्या होता है। अलबत्ता अगर ये हो जाता है तो आवाम के लिए रिलीफ होगा, जिस तरह से आवाम मुश्किल में अपनी ज़िंदगी गुजार रही है। थैंक यू सो मच आप लोग के वक्त का शुक्रिया। नाज़रीन, ब्रेक और हेडलाइंस के बाद हम आपको ज्वाइन करेंगे। स्टूडियो में खुश आमदीद कहेंगे। प्रोग्राम के इस हिस्से में जी हम बात करने वाले हैं फिटनेस के हवाले से। हर कोई चाहता है कि वो फिट दिखे, इसके लिए जी आपको एक बहुत ज़बरदस्त जो है प्लान फॉलो करना पड़ता है, मेहनत करनी पड़ती है, फिर आप जाके अपने वो मतलूबा नताइज जिसे कहते हैं ना वो हासिल कर सकते हैं। आप चाहे लड़की हैं चाहे लड़के हैं, आपको अपने आप को टाइम देना पड़ता है। बहुत सारे लोग कहते हैं हम तो बहुत कम खाते हैं फिर भी हम जो है फिट नहीं रहते हैं। अच्छा जी, अब फिटनेस मॉडलिंग एक टर्म जो है वो यूज़ की जाती है, वो क्या है? सबसे पहले इसका फ़ायदा सबसे पहले तो आपकी अपनी सेहत को पहुंचेगा, अपनी जान को पहुंचेगा, लेकिन उसको आप जब आप प्रोफेशन लेके चलते हैं वो आपको कैसे सपोर्ट करता है, इस पर हम बात करेंगे। हमारे साथ जो हमारे आज के मेहमान मौजूद हैं जी, फिटनेस मॉडल हैं राहत अली शाह, उनको वेलकम करेंगे। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। थैंक यू सो मच। मुझे ये बताइएगा, ये फिटनेस का जो सफ़र है आपने कैसे स्टार्ट किया और फिर मॉडलिंग की तरफ आप कैसे आए? फ़िटनेस का सफ़र मेरा एक्चुअली स्टार्ट हुआ था 2017 में। मैं ब्रिटिश बेस्ड हूँ यूके में, और उधर बहुत ज़्यादा फ़िटनेस को लेके लोग बहुत कॉन्शियस हैं अपनी हेल्थ को लेके। तो वहाँ से मेरा एक व्यू था कि मैं कुछ कर सकूँ। दूसरा ये था कि मेरे वालिद साहब को बोन कैंसर था, तो मैं सोचता था कि मैं कुछ करूँगा लोगों के लिए। तो वहाँ से मैंने अपनी लाइफ स्टार्ट की कि कंपटीशन स्टार्ट किए। मैं ब्रिटिश चैम्पियन बना, फिर वर्ल्ड चैम्पियनशिप में टॉप 6 आया, फिर अभी रिसेंटली लास्ट ईयर मैंने 2 क्वालिफाइड शो विन किए। उसके लिए दिस ईयर मैं आर्न क्लासिक के लिए क्वालिफाइड हूँ, वो सितंबर में है इंशाल्लाह, अगर अल्लाह ने चाहा तो ज़रूर। कितनी स्ट्रगल करनी पड़ती है, कैसे अपनी फिटनेस का ख्याल रखते हैं? वो
थोड़े से की पॉइंट्स बता दें ना, जो इस फील्ड में आना चाहते हैं। बहुत सारे लोग अब हमारे पास अनफॉर्चुनेटली ऐसे केसेस भी आते हैं, नौजवान जिम जाना शुरू होते हैं, स्टीरॉयड का इस्तेमाल करते हैं, तस्वीर देख के इतने वो अट्रैक्शन उनको होती है कि फिर वो उस ट्रैक से हट जाते हैं। अब यही चीज़ मैं लोगों को इंस्पायर कर रहा हूँ। बेसिकली आप बेशक स्क्रीन पे भी देख सकते हैं कि इस दफ़ा मैं लेके आया हूँ लोगों की हेल्थ को लेके कि बिफ़ोर एंड आफ्टर उनके साथ मैंने ट्रांसफॉर्मेशन किया है। उन्होंने फॉलो किया मेरी डाइट को, मेरी इंस्ट्रक्शन को। मैंने लेवल 3 कोर्स किया हुआ है न्यूट्रिशंस का। फिर उधर से हमारे पास नॉलेज है, हम पढ़ते बहुत कुछ हैं। फिर एक हमें ट्रैक करना पड़ता है लोगों को कि आपकी एक्टिविटी क्या है। लोग इस चीज़ को बिल्कुल ध्यान में नहीं रखते कि वो क्या खा रहे हैं, उसका इफेक्ट क्या हो सकता है। और एक हमारे यहाँ रिवायत है ना, हर डाइट प्लान हर किसी के लिए नहीं होता। बिल्कुल ऐसे ही क्योंकि है। हर बंदा जो है वो डिफरेंट तरीके से, हम कहते हैं अच्छा फलां ने इतनी जल्दी वेट अपना रिड्यूस कर लिया तो बस वही वाला डाइट प्लान आप। जी, हमें चेक करना होता है कि आपका बॉडी फैट कितना है, आपकी हाइट कितनी है, आपका वेट कितना है। हर एक का वेट एक जैसा नहीं है, बॉडी फैट एक जैसा नहीं है, और वो सेम डाइट को लेके कभी भी इम्प्रूव नहीं कर सकते। अब जैसे आप 9 to 5 जॉब करते हो, ये भी एक आपकी बॉडी के लिए जॉब है। अपना ख्याल रखना, अपनी सेहत का ख्याल रखना। हम 4-5 इंटरव्यूज़ तो अरेंज कर लेते हैं जिस तरह से भी करके, मगर हम अपनी बॉडी के लिए डिसिप्लिन नहीं होते। ना राइट डाइट लेते हैं, ना टाइम पे सोते हैं, ना हम कुछ एक्टिविटी करना चाहते हैं। इसके लिए मैंने एक बहुत सी सिंपल सी थ्योरी रखी है कि आप सिर्फ अपनी लाइफस्टाइल को ट्रैक करें, अपना आप मील्स को ट्रैक करें, आप अपना एक डिसिप्लिन बनाएं कि आपको इतने बजे खाना है। हर 4 आवर्स के बाद आप कुछ ना कुछ छोटा सा मील लें। फिर एक आप मिनिमम 45 मिनट्स वॉक रख लें डेली की। वो आपने अपने लिए टाइम निकालना है। तो अगर आपके पास अपने लिए टाइम नहीं है तो आपको कोई भी चेंज नहीं कर सकता। बिल्कुल ऐसे ही है। अच्छा जी, मुझे ये बता दें कि हम फिटनेस पे सबसे पहले बात कर लें कि आपको अगर फिट रहना है तो हमारे यहाँ डाइट लोगों से कंट्रोल करना एक चैलेंज बन जाता है ना, तो किस तरह से आपने अपनी डाइट को मेंटेन करना है? आपका लंच, आपका ब्रेकफास्ट, आपका डिनर, क्या क्या कुछ होना चाहिए और उसमें पोर्शन कितना होना चाहिए? उसमें अकॉर्डिंग टू बॉडी वेट हम उनको पोर्शन बताते हैं, जिसमें मैक्रोज हैं, कार्ब्स हैं, प्रोटीन है, फैट्स हैं, सैचुरेटेड फैट्स हैं जो हमारे फैट टिश्यूज़ को रिकवर करते हैं और हमारे मसल्स को सेव करते हैं कि आप इस तरह से बहुत वीक ना लगें, आपका एनर्जी लेवल डाउन ना हो। उसके अकॉर्डिंग हम पोर्शन बताते हैं कि आप इतना पोर्शन खा लें और मैक्सिमम 15 मिनट्स। और जो मैं उनको गाइड करता हूँ, जो टीच करता हूँ कि आप मैक्सिमम हाफ एन आवर में इन द मॉर्निंग आप अपना फुल डे का प्लान रेडी करके अपने साथ कैरी कर सकते हैं। तो ये एट द एंड वो आपने फॉलो करना है। तो अगर आप फॉलो नहीं कर सकोगे तो आप अचीव नहीं कर सकते। दूसरा, आप सोचो, अब जैसे न्यू यंगस्टर्स मेरे पास आते हैं, वो मुझे बोलते हैं कि दे इंस्पायर फ्रॉम मी। ये एक ब्लेसिंग है, ये मेरा इसमें ये नहीं है, मगर ये आपको हार्ड वर्क के बाद ये सुनने को मिलता है। ऑब्वियसली एक आपको स्ट्रगल आपको उसके पीछे होती है। तो उन लोगों को मैं यही कहता हूँ कि आप अपना एक गोल सेट करो, अपने आप को देखो। अगर एक पर्सन की आप पिक्चर देख रहे हो, वो 15 ईयर से ट्रेनिंग कर रहा है, वो डिसिप्लिन है, डेली वो सेम डाइट खा रहा है, वो कितना स्ट्रगल करेगा। तो उसका सेक्रीफाइस आपको नहीं नजर आएगा, मगर आपको पिक्चर नजर आएगी। चंद महीनों में नहीं कर सकते। मुझे ये बताइएगा, फिर तो आपको एक लाइफस्टाइल ही वैसा मेंटेन करना है, क्योंकि जहां आप ट्रैक से हटे तो फिर आप वापस आना शुरू हो जाते हैं। बिल्कुल ऐसे ही है। अब जैसे आप एक बॉडी फैट को ब्रेक करते हैं या स्टॉप करते हैं, आपने फैट और फ्राइड फूड खाना छोड़ दिया है कुछ अरसे के लिए, और सडनली आप स्टार्ट कर देते हो, विद इन 2 डेज आपका डबल वेट वापस आएगा। तो ये चीज़ जो है हमारी बॉडी एक ट्रैक करती है जो हम उसको फीड करते हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आप काम करें, मेन चीज़ है डिसिप्लिन। आप डिसिप्लिन रहें हर चीज़ में। आपकी अपनी पूरे दिन की रूटीन क्या होती है, वो शेयर कीजिए। मेरी सुबह मैं उठता हूँ, नमाज़ पढ़ता हूँ, फिर उसके बाद मेरी रूटीन है कि मुझे लेमन वाटर पीना है। वो आपकी इम्यूनिटी को बढ़ाता है, आपके इम्यून सिस्टम को बढ़ाता है। फिर जब आपकी वेन्स वेट रहेंगी। और किस तरह आप लेमन वाटर का यूज़ करते हैं? वार्म वाटर में जस्ट 1 टीस्पून लेमन जूस। ठीक है।
ओरिजिनल वन, नॉट फ्लेवर नहीं है, आपको फ्लेवर नहीं है, डायरेक्ट लेमन ही डायरेक्ट। ठीक है। उसके हाफ एन आवर के बाद मेरा ब्रेकफास्ट स्टार्ट होता है, वो अकॉर्डिंग टू माई मैक्रोस कि मुझे प्रोटीन कितना लेना है और मुझे एनर्जी लेवल के लिए कार्ब्स कितने लेने हैं, वो मेरा एक रूटीन है। उसके बाद मेरा जिम का वर्कआउट है, मुझे जिम जाना है। मुझे अगर अर्ली मॉर्निंग वॉक करनी है तो 1 आवर कार्डियो करनी है, वापस आना है, अपना एक मील फिनिश किया, फिर उसके बाद मैं अपना काम स्टार्ट कर देता हूँ। मेरा अपना फोटोग्राफी का एक मेरा बिजनेस है। यानी आप अपने काम के साथ अपने जो आपने एक लाइफस्टाइल मेंटेन कर लिया उसको भी उतना ही टाइम दे रहे हैं। उसको भी आप उतना ही डिसिप्लिन रखेंगे। जैसे आप 9 o'clock आपने स्टार्ट किया अपना वर्कआउट जॉब के लिए, आप अपना वर्कआउट का भी एक टाइम रखेंगे कि आपने उस टाइम पे जाना ही जाना है। तो ठीक है, सम टाइम आप थोड़ा टाइम को मैनेज नहीं कर पाते, मगर आप उसको रिकवर ज़रूर करोगे। फैमिली कमिटमेंट्स होती हैं, कहीं आना जाना पड़ता है। सो मुझे अब ये बता दीजिएगा, आप फिटनेस वाला तो हमारा एक वो चीज़ होगी ना कि आपने अपने लाइफस्टाइल का हिस्सा बनानी है ये चीज़ें, अदरवाइज वो फिर आप अपना गोल नहीं हासिल कर सकते। फिटनेस के साथ मॉडलिंग की तरफ कैसे आए? आप फिटनेस के साथ मॉडलिंग का इस तरह से था कि जैसे जैसे आप लाइक मुझे एक टाइटल मिला ब्रिटिश चैम्पियन का, फिर मुझे गवर्नमेंट पाकिस्तान से स्पोर्ट्स उधर से मुझे उन्होंने सर्टिफिकेशन, एक शील्ड दी, एक सर्टिफिकेट दिया। तो नो हाउ होता है लोगों को, जिस तरह से उनको अपनी ब्रांड के लिए कोई फ़ोटोशूट करवाना है, या फोटोग्राफ़र हैं जिन्होंने मेरा पेज देखा है, उनको मेरा जो लुक है वो पसंद है, तो उसको उन्होंने वो सिलेक्ट करना है। रिसेंटली मैं रिलीज़ करना चाहूँगा कि लास्ट ईयर मैं सिलेक्ट हुआ था फीचर फिल्म के लिए जो इस साल रिलीज़ होगी। इट्स अ थ्रिल फिल्म, सो इट्स अ बॉलीवुड मिक्स है जो यूके में ही शूट हुई है। तो उसके लिए मैं बहुत एक्साइटेड हूँ, मेरा फर्स्ट डेब्यूट है। तो वो देख के ही वो आपको अप्रोच करते हैं, तो वहाँ से आपका कैरियर स्टार्ट होता है कि आप कितने पोटेंशियल है आपके अंदर। तो उसके लिए आपको अपना आप दिखाना बहुत ज़रूरी है कि आप कितने फिट हो, आपकी रूटीन क्या है, तब आपके पास लोग आते हैं। बिल्कुल। आप ट्रेनिंग भी दे रहे हैं नौजवानों को? मैं ज़रूर ट्रेनिंग दे रहा हूँ कि मैं जब भी लाहौर आता हूँ और वहाँ पे भी होता हूँ, तो मेरी कोशिश ये होती है कि लोगों को ये टीच कर सकूं कि सिर्फ स्टीरॉयड और इन चीज़ों से आपका कुछ नहीं होगा। आपकी डाइट, आपका स्लीप और आपका वर्कआउट डेली का, ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। बाकी जो सोर्स है वो आप अपनी हेल्थ के इशू के लेके आप अपनी हेल्थ को डेंजर में डालोगे, मतलब आपको क्यों लेना है? फर्स्ट ऑफ ऑल आप अगर नेचुरली उसको कर सकते हो, मेरे आप देख सकते हैं टीवी स्क्रीन पे बिफोर एंड आफ्टर, वो मेरे सब नेचुरल हैं। मुझे किसी की लाइफ के साथ नहीं खेलना। और मैं ये भी नहीं कहूँगा कि लोग गलत हैं, जो ट्रेनर हैं वो क्या कर रहे हैं, मुझे उन पर ब्लेम नहीं करना, मगर एक चीज़ ज़रूर चाहूँगा कि वो इस चीज़ को ज़रूर अंडरस्टैंड करें कि जो अवेयरनेस उनको है वो कितने हद तक है और वो कितना नुकसान किसी की लाइफ को दे सकती है। तो मुझे ये बता दें, आपको अपनी फिटनेस का ख्याल किस एज से रखना है, ख़ास तौर पर अगर हम लड़कों के हवाले से बात करें? लड़कों के हवाले से बात करूँ तो वो आजकल तो लोग 14 इयर्स के हैं, 15 इयर्स के हैं, तो उनको आर्नल्ड श्वार्ज़नेगर बनना है, उनको फ़ौरन जो है विद इन अ वीक उनको मसल्स डेवलप करने हैं। ठीक है, अच्छी सोच है, मगर आप ग्रेजुअली उसको देखते हो। आप 22 के बाद, 23 के बाद आप प्रोफेशनली स्टार्ट कर सकते हो। आप अपनी डाइट को पहले देखो कि आप उसको कंट्रोल कर सकते हो, आप ट्रेनिंग को कंट्रोल कर सकते हो, आप अपना नॉलेज हासिल कर सकते हो। अब तो बहुत कुछ है इंटरनेट पे। पुराने टाइम पे तो हमारे पास सिर्फ ट्रेनर थे जो उन्होंने कह देना, हमने उसी को मान लेना है, और इंटरनेट पे कुछ भी अवेलेबल नहीं था। तो अब हमें ये देखना है कि आया हमें कोई ट्रेनर ऐसा है जो हमें कोई चीज़ बता रहा है, वो ठीक है हमारे लिए या नहीं है। उस चीज़ का बहुत ख्याल रखना चाहिए। टारगेटेड टाइम क्या होता है अगर कोई अपना वेट रिड्यूस करना चाह रहा है, बहुत ज़्यादा ओबेसिटी की तरफ है, सो आप मैक्सिमम मिनिमम कितना टाइम फ्रेम बताते हैं कि इतने टाइम में? क्योंकि आजकल लोगों को लगता है कि 1 महीने में हो जाना चाहिए, 15 दिनों में हो जाना चाहिए, अगर किसी ट्रेनर के पास गए तो बस वो तो जादू कर दे। सो टारगेटेड टाइम आपको क्या लगता है? टारगेटेड टाइम ये है कि जैसे आपका टारगेट क्या है बेसिकली। आप अब कुछ लोग कहते हैं कि हमें 3 मंथ के बाद हॉलीडे पे जाना है, हमारा टारगेट है 10 kg हमें लूज़ करना है। ठीक है, उसके लिए आपको सेक्रीफाइस भी उतना ही करना है कि आपको लो कार्ब डाइट पे जाना है और मोर हार्ड वर्क करना है, या आपको ग्रेजुअली नाइसली टाइम को भी इंजॉय करना है और अपने आप को स्ट्रगल में भी नहीं डालना। तो मेरा जो फॉर्मूला है, आप
नेचुरली इजीली 1 kg पर वीक लूज़ कर सकते हैं। ठीक। और अगर आपने बहुत आपको करना है, मंथ में आपको 8 kg पे जाना है, तो वो मैं कहूँगा कि आप स्ट्रगल करोगे, आप कर लोगे, मगर आपको स्ट्रगल करनी नहीं, पड़ेगी। आपकी हेल्थ भी कॉम्प्रोमाइज नहीं होनी चाहिए ना, आप लेथार्जिक रहो, थके रहो, अपना काम भी ठीक हाँ, तरह वो से ना चीज़ कर के लिए मैं रिकमेंड करता हूँ कि आप अपनी हेल्थ को देखें और मिनिमम 0.9 to 1 kg इजीली विदाउट एनी स्ट्रगल आप वीकली अपना वेट ड्रॉप कर सकते हैं। वो मेरा एक लेकिन आपको वो अपना है। वो लाइफस्टाइल का हिस्सा चीज़ें बनानी पड़ेंगी और ये सब चीज़ें डिपेंड करती हैं लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन पे। थैंक यू सो मच, आपके वक्त का बहुत बहुत Thank you very शुक्रिया। much. ब्रेक के बाद ज्वाइन करेंगे, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक वंस अगेन। प्रोग्राम में हमने पहले बात की फिटनेस पे, और फिट रहेंगे आप तो तंदुरुस्त भी रहेंगे, लेकिन इसके साथ साथ एक और बहुत अहम चीज़ है, हर कोई चाहता है हम खूबसूरत भी दिखें। अब कुछ असरात आपकी ज़िंदगी के साथ साथ, आपकी एज के साथ साथ आपके चेहरे पे नज़र आना शुरू हो जाते हैं। अब पहले कहा जाता था सिर्फ ख़वातीन चाहती हैं कि हम यंग लगें, हम नौजवान लगें, लेकिन अब मर्द हज़रात भी उतनी कोशिश में रहते हैं। सो एज के साथ साथ जो असरात आते हैं चेहरे पर, उनके लिए कौन कौन से ट्रीटमेंट मौजूद हैं? और ना सिर्फ एज के साथ, बल्कि कुछ लोग कहते हैं कि जी अभी तो मेरी एज भी इतनी है और वो हमारे चेहरे पे ऐसे असरात आना शुरू हो गए, लाइंस आना शुरू हो गई, झुर्रियाँ आना शुरू हो गई हैं। सो इसके लिए क्या करना है? क्या ये जेनेटिक होता है? क्या कुछ लोगों को जो है वो आप कुछ क्रीम्स वगैरह ऐसी यूज़ कर रहे होते हैं, उनका रिएक्शन भी हो जाता है? इस पर हम बात करेंगे। हमारे साथ हमारी आज की मेहमान मौजूद है, स्किन स्पेशलिस्ट एंड डर्मेटोलॉजिस्ट हैं डॉक्टर सानिया जावेद ने हमें ज्वाइन किया। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत Thank you so शुक्रिया। much. मुझे सबसे पहले तो ये बता दीजिएगा, लोगों को लगता है कि अपनी हम केयर करेंगे तो हम यंग रहेंगे। अब कुछ चीज़ें एज के साथ साथ आपको फेस करनी पड़ती है, इवन हमारे फीचर्स कुछ मुझे लगता है चेंज हो जाते हैं एज के साथ। सो एंटी एजिंग हर कोई चाहता है, सो इसके लिए कौन कौन से ट्रीटमेंट हैं? अच्छा, बहुत से ट्रीटमेंट हैं। थोड़ा सा पहले यहाँ पे ये बताती चलूँ कि एजिंग बेसिकली होता क्या है। जब भी आप 20 इयर्स के होते हैं, उसके बाद आपकी बॉडी में एजिंग प्रोसेस टेक्निकली स्टार्ट हो जाता है, और 30 इयर्स क्रॉस करने के बाद ख़वातीन में हर साल 1% कोलेजन कम होना शुरू हो जाता है, जिसकी वजह से उनकी स्किन में लूजनेस, स्किन लूज होना शुरू हो जाती है, पोर्स ओपन होना शुरू हो जाते हैं, और ये ना सिर्फ एक्सटर्नली है बल्कि इंटरनल बॉडी भी एजिंग में जाना शुरू हो जाती है। दूसरी चीज़ ये है कि जब ख़वातीन मेनोपॉज में जाती हैं तो ये परसेंटेज बढ़ जाती है। मर्दों में अगर देखा जाए तो इसकी मिकदार कम है, लेकिन एजिंग प्रोसेस दोनों जेंडर्स में देखने में आता है। अब ट्रीटमेंट्स की बात करें तो पहले बोटॉक्स, फिलर्स, थ्रेड्स ये बहुत कॉमनली किए जाते थे, लेकिन कई लोग इन चीज़ों से डरते हैं कि जी मेरी अभी एज नहीं, जैसे आपने कहा कि लोग डरते हैं बोटॉक्स कराने से या फिलर्स कराने से। पहली चीज़ तो ये है कि जब आप किसी क्वालिफाइड बंदे के पास जाते हैं जो इसके अंदर वेल ट्रेंड हो, जिसके पास आप जाके पहले देखें कि उसकी सर्टिफिकेशंस क्या हैं, उसका नाम कैसा है, उसका एक्सपीरियंस कैसा है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ एक्सपीरियंस की होती है कि उस बंदे ने कितने पेशेंट्स को ट्रीट किया है। तो हमेशा उस इंजेक्टर के पास जाएँ, उस डॉक्टर के पास जाएँ। रीज़न ये है कि अगर ये ट्रीटमेंट्स गलत हो जाएँ तो इसके साइड इफ़ेक्ट्स भी होते हैं। अब बात इस पे मैं करूँगी कि वो लोग जो ये ट्रीटमेंट्स नहीं कराना चाहते, जो कहते हैं कि हमें बोटॉक्स या फिलर्स, थ्रेड्स के अलावा कोई चीज़ बताएं। अब कई ट्रीटमेंट्स ऐसे आ गए हैं जो आपकी बॉडी में नेचुरल कोलेजन बनाते हैं। इसी तरह से एक लिक्विड कोलेजन सिरप्स मिलते हैं, वो आप अपनी रूटीन में रख सकते हैं। अगर आप वो नहीं करना चाहते और थोड़ा इंस्टेंट और क्विक चाह रहे हैं तो लेज़र्स बहुत अच्छे आ गए हैं जो आपके बोटॉक्स के इस्तेमाल को कम कर देते हैं, आपके फिलर्स के इस्तेमाल को कम कर देते हैं। कुछ कोलेजन फिलर्स कह लें कि ये फिलर्स बेसिकली उस तरह के नहीं होते जो आपके फेस फीचर्स को चेंज करें। ये कुदरती कोलेजन आपकी स्किन में बनाते हैं और 3 से 4 हफ्तों में आपकी स्किन बहुत अच्छी टाइट एंड लिफ्ट कर देते हैं। मर्दों के लिए भी ये सेफ़ है और औरतों के लिए भी ये सेफ़ है। और कोई भी एज ग्रुप जो 20-25 ईयर से अबव है, अगर उसके अंदर इस चीज़ की रिक्वायरमेंट है तो वो बिल्कुल इस चीज़ के ऊपर जा सकता है और इन चीज़ों को ऑप्ट कर सकता है। लेकिन थोड़ा हमेशा मैं अपने पेशेंट्स को ज़रूर गाइड करती हूँ कि इन ट्रीटमेंट्स के साथ साथ अपनी डाइट का ख्याल रखें, अपनी नींद का ख्याल रखें, एक्सरसाइज रखें अपनी रूटीन में। अगर आप ज़्यादा देर नहीं भी कर सकते तो एटलीस्ट 15 मिनट ज़रूर एक्सरसाइज रखें या वॉक रखें। पानी जितना आप ज़्यादा पिएंगे बॉडी हाइड्रेटेड रहेगी। डिटॉक्स करें ताकि टॉक्सिन्स कम हो, क्योंकि टॉक्सिन से भी बढ़ती उम्र के असरात ज़्यादा होते हैं। स्मोकिंग का ब्रेक के बाद हम आपको ज्वाइन करेंगे, स्टे विद अस। वेलकम बैक वंस अगेन। डॉक्टर सानिया हमारे साथ मौजूद है, हम गुफ्तगू का सिलसिला आगे बढ़ाएंगे। तो डॉक्टर सानिया बता रही थी कि किस तरह
ट्रीटमेंट से बच के आप अपनी ये एंटी एजिंग वाला जो प्रोसेस है इसको कम कर सकते हैं। आप अपनी डाइट अच्छी कैसे कर सकते हैं? जी डॉक्टर साहब। डाइट में सबसे इम्पॉर्टेंट है जो मैं हर एक को कहती हूँ कि फ्रूट्स जूसेस का इस्तेमाल रखें, कहवों का इस्तेमाल रखें, जैसे ग्रीन टी हो गया या कोई भी कहवा जो आपकी मार्केट में अवेलेबल है, सौंफ इलायची का कहवा बना लें। ये तमाम चीज़ें जो हैं ये डिटॉक्स करती हैं आपकी बॉडी को। अगर आप चाय कॉफ़ी पीना चाहते हैं तो ब्लैक टी या ब्लैक कॉफ़ी पिएँ, क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं और अगर आप अपनी रूटीन में ये रखेंगे तो ये आपकी बॉडी को बड़ा जल्दी जो है एक इम्प्रूवमेंट की तरफ लेके जाते हैं, क्योंकि डिटॉक्स बहुत अच्छा करता है। क्योंकि ये चीज़ें जब आप प्रोटीन में रखते हैं, आपके जितने वो सेलुलर डैमेज आ रहा होता है टॉक्सिन्स की वजह से सेलुलर लेवल के ऊपर, वो रिपेयर होना शुरू हो जाता है। और जब रिपेयर होता है तो ओवरऑल बॉडी पे एंटी एजिंग इम्पैक्ट आना शुरू हो जाता है। कुछ लोग कहते हैं उनकी स्किन ड्राई है तो उस पर असरात जल्दी आ रहे हैं, हालांकि एज भी इतनी ज़्यादा नहीं। क्या बाकी ऐसा होता है ड्राई स्किन पे झुर्रियाँ जल्दी पड़ना शुरू हो जाती है? बिल्कुल ऐसा है। मैं बल्कि जिन लोगों की ऑयली स्किन होती है मेरे पास आते हैं कि डॉक्टर साहब हमारी स्किन पे ऑयल बहुत ज़्यादा आता है तो इसका सोल्यूशन बताएं, तो मैं कहती हूँ 2 नफल शुक्राने के पढ़ना, बिकॉज तुम लोगों की स्किन पे एजिंग लेट आएगी। इस तरह की स्किन के ऊपर जो भी डैमेज आता है, जो भी ट्रीटमेंट हम ऑफर करते हैं और जो भी एजिंग साइंस होते हैं, ये बड़ा जल्दी इंप्रूवमेंट की तरफ जाता है। इनमें एजिंग साइंस भी कम होते हैं क्योंकि स्किन मॉइस्चराइज रहती है, जबकि ड्राई स्किन के ऊपर डैमेज बहुत ज़्यादा आता है, स्किन सेंसिटिव हो जाती है और एजिंग साइंस बहुत ज़्यादा होते हैं। इसलिए हमेशा अपनी स्किन को भी हाइड्रेट रखें, मॉइस्चराइज रखें। कोई भी अच्छे सीरम्स जैसे होते हैं, हाइलुरोनिक एसिड हो गया, मेट्रक्सल कंपाउंड के सीरम्स हो गए, ये अपनी रूटीन में रखें ताकि आपकी स्किन नेचुरली हाइड्रेट हो। इसी के साथ साथ टॉपिकल मॉइस्चराइजर्स का इस्तेमाल रखें और पानी का इस्तेमाल रखें। एक प्रोसीजर कहलाता है स्किन बूस्टर। बहुत से लोग कहते हैं कि हमें कुछ नेचुरल ट्रीटमेंट बताएं, और टू बी वेरी ऑनेस्ट मैं अपने लिए सिर्फ यही करती हूँ कि एक एजिंग प्रोसेस को भी ज़रा स्लो रखे, साथ ही साथ स्किन को हाइड्रेटेड भी रखे। तो वो हमारी स्किन के डीपर लेवल्स के अंदर इंजेक्ट किया जाता है और बहुत सेफ प्रोसीजर है। उसमें आपकी स्किन की जो अंदर की लेयर्स होती हैं वो हाइड्रेट हो जाती हैं और फॉर सो मैनी मंथ्स वो हाइड्रेटेड रहती हैं कि आपकी स्किन पे एक नेचुरल ग्लो भी रहता है, लिफ्टिंग टाइटनिंग इफेक्ट भी रहता है और एक बिल्कुल नेचुरल सा रिजल्ट्स रहते हैं। सही। अब इसके लिए आपको किसी अच्छे डॉक्टर का इंतखाब करना है, क्योंकि बहुत सारे ब्यूटी सैलून्स आजकल ये चीज़ें ऑफर कर रहे हैं। तो आई डोंट थिंक सो कि वहाँ पर कोई ट्रेन आपके पास अमला मौजूद होता है। सो ये चीज़ें यकीन माने कि अगर आप इस पे कॉम्प्रोमाइज़ करेंगे कि अच्छा वहाँ पे कम पैसे ले रहे हैं, तो आप अपनी स्किन के साथ ज्यादती कर रहे हैं। आप सोशल मीडिया का दौर है, हर जगह पर आप अच्छी तरह देखें जिस डॉक्टर के पास जा रही हैं उसके बारे में रिव्यूज़ कैसे हैं, फिर उधर जाएं आप। अच्छा जी, फिलर्स बोटॉक्स जो हैं अगर कोई ये कराना चाहता है, इसके कितने सेशन रिपीट करने पड़ते हैं? नॉर्मली ये एक ही सेशन होता है, लेकिन इसमें यह है कि जो मेरा एक प्रोटोकॉल है जो पूरी दुनिया में भी फॉलो किया जाता है कि मैं हमेशा कुछ दिन के बाद रीअसेसमेंट करती हूँ पेशेंट को कि क्या उसको और ज़रूरत है या नहीं। इसका फ़ायदा पेशेंट को क्या होता है कि उसको एक बिल्कुल नेचुरल सा रिजल्ट रहता है और कोई बंदा देख के ये कह नहीं सकता कि आपके फेस पे कोई बोटॉक्स या फिलर्स हुए हुए हैं। ये चीज़ें सेफ़ हैं, लेकिन तब सेफ़ हैं जैसे आपने कहा अगर आप किसी ट्रेंड बंदे के पास जाते हैं। लेकिन अगर आप किसी ट्रेंड बंदे के पास नहीं जा रहे, अगर आपको कोई लेस बजट की डील ऑफर कर रहा है और वो आप पे सीख रहा है, तो उसका मतलब है कि आपके ऊपर साइड इफ़ेक्ट्स भी आ सकते हैं और इसके साइड इफ़ेक्ट्स बहुत ख़तरनाक हो सकते हैं। सही। लेज़र कितना इसमें इफ़ेक्टिव है? क्योंकि कुछ लोग लेज़र के नाम से भी डर जाते हैं, लेकिन अब तो जदीद टेक्नोलॉजी है, हर चीज़ के जो है आपके पास बड़ा सेफली आप इससे काम कर सकते हैं। सो लेज़र कितना इफेक्टिव है? अगर मैं बात करूं लोकल लेवल की नहीं, मैं पूरी दुनिया की अगर एक बात करूं तो लोग अब लेज़र्स को प्रेफर कर रहे हैं, क्योंकि कई लोग चाहते हैं कि हम बोटॉक्स फिलर से हट जाएं, अब हम इन चीज़ों की तरफ ना जाएं। तो लेज़र्स, तमाम वो लेज़र जो FD और CE अप्रूव्ड कहलाती हैं, वो सेफ़ लेज़र्स होती हैं। मुख्तलिफ लेज़र्स हैं जिसके अंदर मैं नाम अगर बोलूँ तो हमारा पूरा शो सारे दिन का चला जाएगा। उसमें यह है कि आपके लिए जो सेफ़ लेज़र जो आपकी रिक्वायरमेंट की लेज़र है वो आपका डॉक्टर बेहतर पिक करके आपको बता सकते हैं और ये कम्प्लीटली सेफ़ होती हैं, कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं होता। अगेन वही बात कि करने वाला आपका डॉक्टर कौन है और वो कितना ट्रेंड है। सही सही। अब मैक्सिमम मिनिमम आपने टाइम कितना मैनेज करना है? अगर आपका कोई इवेंट आ रहा है उससे कितनी देर पहले आपने ऐसा कोई प्रोसीजर कराना है तो आप रिकमेंड क्या टाइम फ्रेम करते हैं? ये बेसिकली हर पेशेंट्स पे ना वेरिएबल होता है। कुछ लोगों को 2 हफ्ते भी काफ़ी होते हैं, कुछ लोगों पे 4 महीने भी लग जाते हैं। तो इसलिए जब ब्राइड्स आती हैं तो उनको हम पहले कह देते हैं कि आपने जहन में 3 to 4 मंथ्स रखने हैं। रीज़न ये है कि मेडिकेटेड ट्रीटमेंट्स होते हैं, इनका कोई साइड इफेक्ट नहीं होता और कोई मैजिकल रिजल्ट नहीं होता। ये विद टाइम नेचुरल रिजल्ट देती हैं जो आपके
लॉन्ग टर्म स्टे भी करते हैं, तो उसके लिए हमेशा एटलीस्ट 2 मंथ्स एवरेज टाइम जेन में रखने चाहिए कि 2 मंथ्स के बाद, क्योंकि बॉडी 4 से 6 हफ्ते के बाद रिपेयर में जाना शुरू हो जाती है और वो एक रिजल्ट देना शुरू कर देती है, जो कि सेफ ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल है। ठीक है, नॉर्मली हम देखते हैं, आपने कहा कि कोई मैजिकल एकदम से रिजल्ट नहीं आता, लोग अपना डॉक्टर चेंज कर लेते हैं कि अच्छा अब यहाँ से तो मैं काफ़ी देर से ट्रीटमेंट करा रहा हूँ, और एक के बाद एक, ये भी क्या नुकसान आपकी स्किन के लिए? नहीं, आई लव माई पेशेंट्स, वो कोई भी ऐसे नहीं करता। हाँ। मैं इसलिए अपने पेशेंट्स की तारीफ़ करती हूँ कि मैं जो बात करती हूँ वो उसको प्रॉपरली फॉलो भी करते हैं और उस टाइम ड्यूरेशन के ऊपर वेट करते हैं। हाँ। अगर आपका डॉक्टर अच्छे से आपको एक एक चीज़ का गाइड कर रहा है, काउंसल कर रहा है, तो आपका पेशेंट कभी भी डॉक्टर स्विच नहीं करता। हमेशा वही पेशेंट डॉक्टर स्विच करता है जिसका डॉक्टर उसको ठीक तरीके से गाइड नहीं करता, प्रॉपर प्रोटोकॉल नहीं बनाता, एक एक चीज़ डिस्कस नहीं करता। तो जब आप कंसल्टेशन करते हैं तो आपका पेशेंट एक एक क्वेरी जब अपनी क्लियर करेगा, कभी भी ये चीज़ नहीं होती। लेकिन अगेन अगर कोई पेशेंट बार बार अपना डॉक्टर चेंज कर रहा है तो वो किसी या तो अच्छे डॉक्टर के पास जाए जो प्रॉपर्ली उसकी हर क्वेरी को एड्रेस करे, क्योंकि ये चीज़ पेशेंट के लिए ख़तरनाक हो सकती है। सोशल मीडिया पर आजकल हम देखते हैं डिफरेंट लोग, मॉडल्स जो हैं वो ड्रिप्स लगवा रही हैं, और फिर आपके पास खाने वाली मेडिसिन ऐसी हैं कि आपकी स्किन बड़ा ग्लो कर रही है। सो क्या ये चीज़ें वाकई ही इफ़ेक्टिव होती हैं? इफ़ेक्टिव होती हैं, क्योंकि हम अगर बात करें एक डर्मेटोलॉजी में मैक्यूलर अमाइलोइडोसिस स्किन का डिसऑर्डर है, जिसके अंदर हम यही आईवी ट्रीटमेंट्स देते हैं स्किन वाइटनिंग के लिए, क्योंकि वो पिगमेंटेशन का डिसऑर्डर है। अगर हम बात करते हैं कैंसर पेशेंट्स की, तो उनमें डिटॉक्स करने के लिए चीज़ दी जाती है। बेसिकली जो ड्रिप्स होती हैं ये डिटॉक्स करने के लिए होती हैं, लेकिन इनका एक्सेस यूजेज और बैड क्वालिटी प्रोडक्ट नुकसान देता है। एक लिमिटेड क्वांटिटी अकॉर्डिंग टू द इंडिकेशन अगर यूज़ करेंगे तो साइड इफ़ेक्ट नहीं आएगा। ओरल मेडिसिन चूँकि ड्रैप से अप्रूव्ड होती हैं इसलिए इनका साइड इफ़ेक्ट नहीं है, बट अगेन अगर आप पानी भी ज़्यादा मकदार में पियेंगे, खाना भी ज़्यादा मकदार में खा लेंगे तो साइड इफ़ेक्ट आएगा। तो ये चीज़ें भी अगर आप ज़्यादा मकदार में लेंगे तो साइड इफ़ेक्ट्स देंगे। ठीक, मैसेज क्या देना चाहेंगे देखने वाले? मैसेज यही देना चाहूँगी कि अपना ख्याल रखें, अपने प्यारों का भी ख्याल रखें, अपनी डाइट का ख्याल रखें, पानी ज़्यादा पिएँ और रहा करें। तो आप यकीन माने अगर आप ये करना शुरू हो जाएंगे तो आपकी स्किन खुद ब खुद अच्छी रहना शुरू होगी। आप खुश अगर रहे ना, बिल्कुल, तो वो आपकी स्किन पर उसके साथ नजर आती है। बिल्कुल ऐसे। थैंक यू सो मच आपके वक्त का, बहुत बहुत शुक्रिया। आप अपना ख्याल रखिएगा। हमारी और आपकी मुलाकात कल सेम टाइम पर होगी। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।